ज़रा एक रिसर्च के बारे में बात करेंगे और रिसर्च छोड़िए, हम एक आदत के बारे में बात करेंगे जिससे हजरात अच्छी तरह वाकिफ हैं। वेरी मच वाकिफ। बात हम करने लगे इस छोटे से वॉलेट की। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़ी सहूलत से रख ली जाती आजकल है। पैसों के अलावा सब कुछ होता है। I mean, इसीलिए बड़ा मोटा हो जाता है। कार्ड्स, आप जो चीज मिल रही है ना उसी तरह आप यूएसबी भी डाल रहे हैं इसके अंदर, आप ग्रोसरी लिस्ट भी डाल रहे हैं इसके अंदर, आप बिल्स भी डाल रहे हैं इसके अंदर। और इससे बाहर क्या आ रहा है? पेन। पेन इसलिए आ रहा है कि जब दायरा आप अगर बैक पॉकेट पे रख रहे हैं और आप डिसबैलेंस होकर बैठते चले जा रहे हैं हार्ड सरफेस पर या अदरवाइज, तो उससे क्या आपकी जो बॉडी का पोस्चर डिस्टर्ब होता है और उसके बाद कौन सी पेन बैलेंस आउट। यस। और फिर जो दर्द आया तो दर्द को भेजना भी है किसने? नया दिन ने। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए तो है कि दर्दों की बात भी करते हैं और दर्दों से छुटकारा भी आपको दिलाते हैं। बात हम करेंगे, हमें ज्वाइन किया पेन कंसल्टेंट डॉक्टर आगा सजाद साहब ने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू अगेन। आज फिर आप हमें ये डराने के लिए लाए हैं? फिर डराने के लिए लाए। हम डरेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि लोग समझते हैं कि अर्कुनिसा और शियाटिका सिर्फ L4 L5 डिस्क से आती है। इससे नहीं होता? इससे भी होता है, लेकिन इससे भी होता है जिसको हम वॉलेट शियाटिका कहते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी वो जाऊं, मैं अपने काफ़ी लोगों से माजरत करना चाहता हूं कि हम मेट्रो लाइन में कैंप नहीं कर सके ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। कोरोना का भी था और भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो अभी मैं चाहूँगा कि अगर कोई फ़ोन कॉल करके समा के रेफरेंस से हमारे इस नंबर पे आईडी कार्ड के साथ 1 कॉल पर पर्सन हमें अपना नाम लिखवा दे, हम 50 कंसल्टेशंस उनको अपॉइंटमेंट देके हिल पार्क जनरल हॉस्पिटल में फ्री करेंगे। ओह ग्रेट। ठीक है, 1 पर्सन पर 49 रह गई। 49 रह गई क्यों? आई आप आ गए। आप तो यही दिखा देंगे। एनीवेज, तो वन कॉल पर पर्सन और शनाख्ती कार्ड नंबर छोड़ दें ताकि जाहिर है बहुत कॉल आएगी और हम और भी करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमने 50 की गुंजाइश निकाली है। हमें कॉल करें वो नहीं, वो जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, प्लीज नंबर चलाइएगा। 0315 222 7246। इस पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन होगी फर्स्ट 50 कॉलर्स को। 1 कॉल पर पर्सन और हम लोग उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट देंगे, उनको बाकायदा मतलब पूरे प्रोटोकॉल से देखेंगे। ग्रेट। अब ठीक है, सब 11 बजे के बाद होगा। हाँ, 11 बजे के बाद होगा। वैसे ये नंबर मेरे पास नहीं है। अच्छा, ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पेन पे जो केस चुन्ने मुन्ने वॉलेट से हुई। और सिर्फ मर्दों को नहीं होता, क्योंकि खवातीन की भी आदत है यूं करके बैठने की, और इससे उनकी स्पाइन होती है। और 2 तरह के शियाटिका मतलब एक दर्द जो टांग में जा रहा है, रेडिएट हो रहा है। अब हम अपने डराने वाली चीज़ को उठा लेते हैं। आम जो रग टांग में जा रही होती है वो इधर से जा रही होती है और उसको जो डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम से होती है। हम लोग बैठते हैं इस बोन पे, ये दोनों तरफ बोन्स हैं, इसको बोलते हैं इस्चियल बोन। इस पे अगर ज़्यादा ज़ोर आए तो इसके नीचे एक चिकनाहट वाली चीज़ होती है जिसको कहते हैं बरसा। उसमें वरम और स्वेलिंग, इरिटेशन वगैरह डेवलप हो जाती है और ये बहुत काफ़ी दर्द पेनफुल कंडीशन है। और क्योंकि इस पे हैमस्ट्रिंग मसल अटैच होता है, उससे वो नीचे दर्द रेडिएट होता है और टांग में नीचे तक जाता है। इधर एक पट्ठा भी है जिस पे भी वरम आ सकता है, जिसको कहते हैं पायरीफॉर्मस। उससे शियाटिक नर्व गुजरी है, उससे भी हो सकता है। बहरहाल बहुत तकलीफ दह कंडीशन है। सबसे पहले शियाटिका की तशखीस कराएं कि कहाँ से आ रहा है। हर शियाटिका डिस्क से नहीं आता है। सबसे पहले तशखीस कराएं। अगर तशखीस कंफर्म हो जाती है कि ये वॉलेट शियाटिका है, तो इसका एक तो वही डॉक्टर साहब जो हैं वो 5 या 10 दिन की पेन किलर्स देंगे और इसको हम लोग रेस्ट देंगे। और रेस्ट देने का एक तरीका ये भी है। जी मैम, सॉरी बात आपकी कट रही है। पेन किलर्स इसके लिए मखसूस हैं, आम पेन किलर से फ़ायदा हो सकता है? थोड़ा सा बता दें। जी, आम पेन किलर से ये कि जब तक तशखीस नहीं हो ना, हमें हज़ारों में से जिनको शियाटिका था, हज़ारों में से एक पेशेंट निकला जिसको स्पाइन की टीबी थी, जिसको स्पाइन का ट्यूमर था। अगर वो लोग तशखीस नहीं कराते तो उनके बहुत स्पाइन की टीबी का बहुत आसान इलाज है, 18 महीने की एंटीबायोटिक लोग ठीक हो जाते हो। लेकिन लोग जो है अगर अपनी तशखीस नहीं कराते हैं और 1-2 दिन का हो गया वो बात नहीं है, लेकिन अगर बार बार कमर का दर्द आ रहा है या शियाटिका आ रहा है तो उसको एक दिखा दें
कि वो अच्छा उन पेशेंट्स में मेजॉरिटी में जिनको स्पाइन की टीबी थी और वो लोग ठीक हो गए, उनको जो है लंग्स की टीबी नहीं थी, ओके, सिर्फ स्पाइन की थी। तो इसलिए तशखीस कराना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से आ रहा है। अगेन अगर 4-5 महीने का दर्द है तशखीस करा लें। और इसका इलाज आम पेन किलर्स जो है मगर वो हाई डोज में रेगुलर लेने पड़ते हैं और उसमें 5 से 10 दिन का कोर्स करना होता है। इसको रेस्ट देना होता है। रेस्ट देने का एक तरीका ये है कि ये कॉक्सिस पिलो मिलता है, जो जिनको टेल बोन का पेन होता है उनके लिए ये कुशन इस्तेमाल होता है ताकि ये टेल बोन पे आ जाए, लेकिन आप इसको साइड में करके अपने इस बोन को भी रेस्ट दे सकते हैं। या वो जो वेस्पा की ट्यूबिंग मिलती है मगर वो जो है वो इतनी वो अप्रोप्रिएट, ये कुशन है, इस पर कवर चढ़ा लिया, लोगों को पता नहीं चला। अगर आप 2-4 हफ्ते के लिए दवाई देंगे, रेस्ट देंगे, आइस या हीट जो आराम दे रही है, तो अक्सर लोगों को फ़ायदा हो जाता है। ये भी डिपेंड करता है आइस या हीट। आइस या हीट, किसी को आइस आराम देती है, किसी को हीट। वॉलेट शियाटिका में अक्सर को आइस आराम देती है। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे जो वॉलेट शियाटिका के साथ पेशेंट आते हैं उनको लंबार स्पाइन का एमआरआई किया हुआ होता है। ओके, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो मसला ही नहीं है। मसला ही नहीं है, क्योंकि जब कोई डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे टांग में दर्द हो रहा है तो बाज़ दफ़ा वो लोग इतने बिजी होते हैं या टेंशन पे नहीं करते, वो एमआरआई लिख के दे देते हैं। बहुत महंगा टेस्ट है। यस। तो अगर अच्छी तरह से तशखीस करा लें, आपके पैसे बचेंगे, इलाज बेहतर हो जाएगा। और अगर दवाओं वगैरह से इससे आराम नहीं आता तो इसके इंजेक्शंस वगैरह भी आते हैं, स्टीरॉइड इंजेक्शन होते हैं, मगर इतनी स्मॉल अमाउंट होती है जो या तो इस्चियल बरसा में लग जाती है या पायरीफॉर्मिस में लग जाती है। वो 2-3 इंजेक्शन से मुकम्मल आराम आ जाता है। मेरे अक्सर पेशेंट्स को जिनको इस्चियल बर्साइटिस था उनको एक से ही आराम आ गया। बेचारी वो लेडी नहीं भूलती है, 30-35 की थी, एमआरआई भी हो गया, 4 महीने से डॉक्टरों के पास घूम रही हैं, उनको एक इंजेक्शन दिया कि थी, पहले किसी ने नहीं बताया। तो अच्छा, पायरीफॉर्मिस में 2 लाख पैसे लगा चुके होंगे और ये तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होगा जी एज कंपेयर टू दैट ट्रीटमेंट जो करवाती आ रही है। इस्चियल बरसा का इंजेक्शन बहुत कम एक्सपेंसिव है, वो आराम से लोग कर लेते हैं और बस उसके अंदर एक टेक्निक होती है और उसके अंदर कोई ख़ास ऐसी जिस तरह हम लोग आम इंजेक्शंस लगाते हैं तो उसके अंदर स्क्रीन की एक्सरे, लाइव एक्सरे की ज़रूरत होती है, ऑपरेटिंग रूम में होता है कि ये तो क्लिनिक में लिटाया, डायग्नोज किया, लगा दिया, आराम नहीं आया तो फिर हम सोचते हैं लेकिन आ जाता है, या 2 गोलियां और कुशन राइट या इंजेक्शन। अब जिस तरह आपने खुद भी बताया कि नॉर्मली किसी को अगर लेग पेन है जो कि समझ रहा है कि शियाटिक पेन है, वो किसी डॉक्टर के पास गया है, वो बिजी, उसने कहा जी एमआरआई करवा लो। जो वॉलेट पेन के साथ आपके पास आए, थोड़ा सा पेशेंट अवेयरनेस के हवाले से बताएं कि उससे भी मालूम तो हो कि जो पेन मुझे हो रही है ये L4 L5 वाला मसला नहीं है, ये वॉलेट शियाटिका है और मुझे एमआरआई नहीं कराना, सिर्फ डिस्कशन से मालूम हो जाएगा उसको कि अच्छा मुझे वॉलेट पेन है, या कोई टेस्ट बहरहाल करवाना पड़ेगा? वॉलेट शियाटिका में जो मेन टेस्ट है वो डॉक्टर का फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, उससे मालूम हो जाता है, एक विजिट से मालूम हो जाएगा विदाउट एनी स्पेसिफिक टेस्ट, एमआरआई और समथिंग एल्स। अगर हेल्दी वगैरह नहीं, हम लोग ज़्यादातर टेस्ट जो शियाटिका में कराते हैं वो रूल आउट करने के लिए करते हैं कि खुदा न खास्ता इन्फेक्शन तो नहीं है, फलाना तो नहीं है। अक्सर लोगों को लाइक 90% लोगों को शियाटिका में एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती अगर अनलेस उनको सर्जरी करानी हो। जिनको सर्जरी करानी होती है उनके अंदर जाहिर है सर्जन देखेगा कि क्या करना है, उनको एमआरआई की ज़रूरत होती है। हम लोग कहते हैं रेड फ्लैग सिम्टम्स, लाल बत्ती वाले खतरे की अलामात। खतरे की अलामात में अगर वेट लॉस हो रहा है, रात में बुखार चढ़ रहा है, वो वाला नहीं कि बुखार महसूस हो रहा है, थर्मोमीटर से चेक करने वाला बुखार, ठीक है, हम कहते हैं पेशेंट को लिख के आओ, बुखार चढ़ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, या लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही है। अब डॉक्टर तो नहीं है, वो भी पेन स्पेशलिस्ट है, नहीं रखा मैंने। और बाउल या ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब लीक कर जाता है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसके अंदर तो एमआरआई के बगैर गुजारा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको बताया था 80% लोगों को बैक पेन शियाटिका होने वाला है, तो ज़िंदगी में एक दफ़ा, और उसमें अक्सर ठीक हो जाते हैं। सबको एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है, तशखीस कराना बहुत ज़रूरी है, और तशखीस होती है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम, एंड दैट टू अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस, वरना हम सर्जरी की तरफ बढ़ जाते हैं।
बढ़ सकते हैं, सर्जरी की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर एक टांग में दर्द होता है, दूसरे घुटने पे जोर आ जाता है, घुटने का दर्द शुरू हो जाता है, तो पेन स्प्रेड्स, बीमारी फैलती है। आप जल्दी उसकी तशखीस करा के उसका इलाज करते हैं। लंबे अरसे के दर्द को अब दुनिया भर में अलामत नहीं, बीमारी कहते हैं। राइट। क्योंकि वो इंसान को अपाहज बना देती है, डिसेबल बना देती है। वो डेली रूटीन उसकी डिस्टर्ब होती है। थोड़ा सा ये समझाएं कि इस पे ये मिथ है, रियलिटी है कि अगर कोई पेन है, शैटिक पेन है, एक टांग में दर्द हो रही है उसकी वजह से, कुछ कहते हैं कि अच्छा आप एक्सरसाइज करें, फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आप इस पेन को ओवरकम कर जाएंगे। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, जस्ट टेक रेस्ट, टेक सम टाइम, ये ठीक हो जाएगी। दोनों में से आप किसको सपोर्ट करते हैं? अभी रिसेंट जो रिसर्च हुई है, रिसेंट नहीं, काफ़ी अरसे की रिसर्च हुई है, उसमें स्ट्रांगली मना किया है रेस्ट से, स्ट्रांगली मना किया है ओवर एक्टिविटी से, एज टॉलरेटेड एक्टिविटीज, यानी रूटीन की एक्टिविटीज हो, ना जरूरत से ज्यादा और ना जरूरत से कम, जितनी बर्दाश्त है, जितनी पेन में जितना आप दर्द मतलब हल्का फुल्का और बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी दो दिन का रेस्ट और 4 दिन का रेस्ट, वो और पेन वर्स हो जाता है। अगर आप रेस्ट करते हैं तो पेन वर्स हो जाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग जॉब पे नहीं जा सकते क्योंकि पेन इतना हो रहा है, तो हम उनको ये कह देते हैं कि घर पे रहो मगर चलते फिरते रहो, थोड़ा सा एक्टिव रहो, थोड़ा सा एक्टिव रहो जितना भी। क्योंकि आप अगर देखो तो ये स्पाइन के अंदर पीछे एक बड़ा जॉइंट है और ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, और जब तक आप इन जॉइंट्स को चलाते रहेंगे इनमें चिकनाहट बनती रहेगी। आपने इनको छोड़ दिया तो सैक्रोइलियक जॉइंट पेन भी शुरू हो जाए। नहीं समझे हम इसको पुरानी गाड़ी की तरह, खड़े रहोगे तो खराब हो जाएगी, चलाते रहोगे तो चलती जाएगी। ये है 2020, जब आलमी इदारे भी कहते हैं कि पाकिस्तान अट्रैक्ट कर रहा है इंटरनेशनल टूरिस्ट को। बलूचिस्तान पुकार रहा है पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को कि मैं हूँ खूबसूरत, लेट्स एक्सप्लोर। लेकिन हमने अपने स्पॉट्स के साथ किया क्या? कराची का साहिल हो या ऐसे बेशुमार स्पॉट्स, जहाँ जहाँ हम पहुँचे वहाँ वहाँ हमने बिगाड़ पैदा किया। इस बिगाड़ को सुधार सकते हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ जो नए स्पॉट्स हैं वहाँ भी जाना है हमने, लेकिन उनको बिगाड़ना भी नहीं है। देयर इज अ टर्म इको टूरिज्म, कि वहाँ जाएं, एक्सप्लोर करें, एंजॉय करें, लेकिन उसको गंदा ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें, वहाँ रहने वाली स्पीशीज को डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ और सिर्फ नेचर को एंजॉय करें। कराची से हमारे सफ़र का हुआ था आगाज़। 1.5 से 2 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुंच चुके हैं डाम बीच पर, और अब सफ़र तय करेंगे हम बोट पे। बोट के ज़रिए जाएंगे एक ऐसे आइलैंड पे जहां पर सहरा भी है और वहीं पर मैंग्रोव्स हैं, स्पीशीज़ हैं, डॉल्फिन वॉचिंग होगी, वहां से बेशुमार सीन्स होंगे। तो रहिए मेरे साथ। और अब इस बोट पर बैठ चुके हैं हम और जाएंगे उस आइलैंड पे जस्ट इन 20 मिनट्स। और ये कितने मजे का सफर है ये भी आपको दिखाते हैं। डाम के साहिल से चले थे और आदि आइलैंड पहुंच चुके हैं, और मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ कोई मीडिया नहीं आया। टीम नैब यहाँ पर पहुंची है और कितने स्पेक्टेकुलर व्यूज हैं और क्या जबरदस्त यहाँ का माहौल है। ठंडी ठंडी सी हवा है और हम्पबैक डॉल्फिन्स यहाँ पर है बेशुमार। जब डाम के साहिल से यहाँ तक पहुंचे, रास्ते में हम सिर्फ और सिर्फ हम्पबैक डॉल्फिन ढूंढ नहीं रहे थे, हम देख रहे थे, हम इंजॉय कर रहे थे। और तकरीबन 200 से 250 हम्पबैक डॉल्फिन्स यहाँ पर हैं और ज़बरदस्त व्यू है। लेकिन क्या सिर्फ हम्पबैक डॉल्फिन है? नॉट एट ऑल, सो मेनी स्पीशीज विल बी टॉकिंग अबाउट, स्टे विद मी। और समंदर के बिल्कुल साथ ये खूबसूरत साहिल सहरा है। ये डेजर्ट सफारी करने के लिए हम जाते हैं दुबई, लेकिन जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। यू डोंट नीड अ वीज़ा फॉर दिस। कराची से बहुत करीब ये इलाका यानी बलूचिस्तान का ये साहिल आदि आइलैंड, यहाँ पर हम आ चुके हैं।
खूबसूरत ये साहिल है, खूबसूरत ये सहरा है और यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ हैं ज़रा उसकी बात भी कर लेते हैं कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं कैंप्स लगे हुए हैं। अगर फैमिलीज आएंगी रात को यहाँ बैठना चाहते हैं यहाँ पे बैठें, व्यू एंजॉय करें, खाने पीने का भी इंतज़ाम है और यानी जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं एक फैमिली को वो हैं, यानी वॉशरूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ म्यूज़िक का भी इंतज़ाम होता है और ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? ये मुमकिन हो पाया पैल्स आउटडोर्स की वजह से। So we have manager operations गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी। So good to be here। इतना ज़बरदस्त यहाँ का माहौल, थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पर कैपेसिटी क्या है, कितने टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं और कब से आप लोगों ने यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ स्टार्ट की? सबसे पहले तो वेलकम, आप यहाँ तक पहुँच गए, बड़ी बात है। जहाँ पर कोई नहीं आता वहाँ पर समा आता है, ये माशाल्लाह से जो ना आपने प्रूव कर लिया। दूसरे यहाँ पर हमारे पास जो ना 40 लोगों का जो ना यहाँ पर अकोमोडेशन का जो ना अरेंजमेंट है और इसमें जो ना कयाकिंग है और सारी फैसिलिटीज़ आपने खुद बता दी जो ना, और यहाँ पर डिज़र्ट है, मैंग्रोव्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, वो सारे तो आपने ज़बरदस्त किस्म के जो ना काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। थोड़ा सा मुझे बताएं गुलाम मुस्तफ़ा साहब के ये आइडिया कैसे आया कि अच्छा इस जगह को एक्सप्लोर तो आप लोग कर रहे हैं और इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि ताकि ना सिर्फ पाकिस्तानीज़ यहाँ पर आएँ बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर हैं, बिकॉज यहाँ पर आना तो आसान है। पाकिस्तान इज़ अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल टूरिस्ट इन 2020। हम यहाँ से जो ना बेसिकली हमने एक टूर डी बलूचिस्तान के नाम से जो ना हमने एक वो किया था, एक सर्वे की थी। हमने जो ना कराची से स्टार्ट करके हब से स्टार्ट करके हम जीवनी तक गए थे, गवादर तक, लेकिन ये कराची के करीब है और कराची के लोगों को हमने देखा कि यार यहाँ सिर्फ 1.5 घंटे का सफ़र है, फिर एक आइलैंड है और ये कराची के लोगों को जो है ना यहाँ के मेरे ख्याल से इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकता। इतना पीसफुल है, इतना मज़ेदार जगह है, इतना साफ़ सुथरा है, बड़ा सहरा भी खूबसूरत है। यहाँ से हार्डली मेरा ख्याल है 50 मीटर्स पे तो हमें डॉल्फिन्स नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉल्फिन तो आपके सामने ही है, बिल्कुल आपने खुद भी जो ना किया। अच्छा, जिस तरह जब हमने सफ़र का आगाज़ किया, वी टॉक्ड अबाउट इको टूरिज़म, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें आप भी, जो जनरेट करते हैं आप यहाँ से पैसे, वो आप किस तरह से यहाँ के मकामी लोगों को फैसिलिटेट करते हैं उन पैसों से? देखिए, हम बेसिकली बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के नाम से जो ना लोग डरते हैं, यहाँ आने से डरते हैं, तो हमने क्या किया, हमने लोकल्स को जो ना ओनरशिप दी है। यहाँ के लोग जो है ना हम एम्प्लॉय रख रहे हैं, यहाँ के जो ना अभी ऑलरेडी जो ना एम्प्लॉयज़ हमारे पास जो है माशाल्लाह से 16-17 लोगों को जो लाइफ गार्डिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और फिर इको ये है कि हम लोग जो है यहाँ पर जो भी बंदा आएगा यहाँ पर जो ना अपने नाम का एक मैंग्रोव प्लांट करेगा और उसके नाम का जो ना यहाँ पर एक जो ना मैंग्रोव होगा। तो ये लोकल भी इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ खाना भी यहाँ की अम्माएँ बना के देती हैं, बड़ी मज़ेदार खाने हैं। आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए, वरना आप लोग को ज़रूर जो ना सी फूड खिलाते हैं। लेकिन हम भी दोबारा आएंगे और आई एम श्योर जो हमें देख रहे हैं वो भी यहाँ पर आना ज़रूर चाहेंगे। पहला तो पैगाम आप दीजिए इंटरनेशनल व्यूअर्स को कि वो कहीं और क्यों जाते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आते? वी हैव सो मच टू ऑफर, वी हैव सो मच टू अट्रैक्ट। बिल्कुल जी, जो ना इंटरनेशनल टूर्स के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त जो ना वो जगह है। यहाँ पर अम्बैक जो डॉल्फिन है वो भी एक अम्बैक है, स्पेशली अम्बैक कहलाती है और मेरे ख्याल से दुनिया में 5 से 6 मुल्कों के अंदर जो ना पाई जाती है। और इससे बेहतर क्या बात है, मतलब वो डॉल्फिन वॉच प्लस यहाँ पर आके रह सकते हैं, यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं सेफ़। हमारे आर्म फोर्सेस ने बलूचिस्तान के अंदर ज़बरदस्त काम करके इसको जो ना सेव किया हुआ है। और करंट जो हमारा CM है जाम कमाल खान, वो तो खुद जो ना यहाँ पर इन जगहों पे आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो ना उनकी एफ़र्ट्स हैं ये टूरिज़्म की तरफ जो ना आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ की खूबसूरती और यहाँ पर क्या कुछ है जो कि हमें देखना है और आपको दिखाना है। स्टे विद मी। ब्यूटीफुल व्यू, सो मेनी हम्बैक डॉल्फिन्स, इतना मजे का ये माहौल है। देखिए, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बेशुमार हम्बैक डॉल्फिन्स और लगता है अटखेलियां कर रही हैं, खेल रही हैं वहाँ पर और हम यहाँ से इनको एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं और ज़बरदस्त यहाँ का माहौल है। दिल करे बस सिर्फ यहाँ पर बैठे रहें और इन डॉल्फिन्स को देखते रहें। डॉल्फिन वॉचिंग के लिए इट्स द बेस्ट स्पॉट, कराची से दूर नहीं है और डैम साहिल से करीब यानी आडी आइलैंड जहाँ हम पहुँचे उससे करीब ये स्पॉट है। यहाँ पर हम डॉल्फिन वॉचिंग कर रहे हैं और इट्स ब्यूटीफुल, स्पेक्टेकुलर, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बेशुमार डॉल्फिन्स और लग रहा है कि वो खेल रही हैं और बल्कि हमें मैसेज दे रही हैं कि दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे आर एंजॉयिंग दिस।
आरडी आइलैंड से अब हम जा रहे हैं मैंग्रोव्स की तरफ और चैनल में दाखिल हो चुके हैं, यानी क्रीक में दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ की सबसे मज़े की बात है कि अगर मेरे एक तरफ सहरा है, मैं खुद अगर समंदर में हूँ, तो मेरे अक़ब में मैंग्रोव्स के जंगलात हैं और एविसिनिया की स्पीशीज़ तो नज़र आ ही रही है। इसके साथ साथ यहाँ 2 और स्पीशीज़ भी हैं। हालांकि कराची के साहिल पर या जहाँ मैंग्रोव्स हैं वहाँ एविसिनिया तो है, लेकिन बाकी स्पीशीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर वाहिद वो स्पॉट है जहाँ 3 स्पीशीज़ मैंग्रोव्स की हैं। और इसके साथ साथ मेरे अक़ब में फ्लेमिंगोज भी हैं। थोड़े दूर हैं तो उनके करीब चलते हैं। फ्लेमिंगोज, so many फ्लेमिंगोज, और कितना ज़बरदस्त यहाँ से व्यू है और बेशुमार फ्लेमिंगोज यहाँ पर है। वैसे तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मार्च के महीने में वो वापस चलना शुरू कर देते हैं अपने अपने इलाकों की तरफ। बट एनीवेज फ्लेमिंगो इज़ हियर। और इसके साथ साथ पेलिकन्स भी हैं यहाँ पर, तो पेलिकन्स भी देखते हैं आगे चलकर, क्योंकि ये वो परिंदे हैं, ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि नॉर्मली हमें नज़र नहीं आती। और कुछ स्पीशीज़ तो ऐसे जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कई प्रोजेक्ट्स इस इलाके में किए हैं, और वो प्रोजेक्ट्स इसीलिए किए हैं और मकामी अफराद के ताउन से किए हैं ताकि जो स्पीशीज़ यहाँ पर हैं हम उनका तहफ़्फ़ुज़ कर पाएँ। जो स्पीशीज़ यहाँ पर हैं उनकी अफजाइश हो सके, हम उन्हें सपोर्ट कर सकें। 6 मंथ का बैन लगा था। वो बैन लगने की वजह से यहाँ की स्पीशीज़ कुछ ना कुछ उनकी हालत बेहतर हुई, उनके नंबर इंक्रीज़ हुआ। लेकिन ऐसे बैन बार बार लगने चाहिए। ठीक है, बैन लगाइए, अपलिफ्ट कीजिए, क्योंकि ज़रा यहाँ होती है अफजाइश, यहाँ से स्पीशीज़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर स्पीशीज़ हैं तो वो जाएंगे आगे ओपन सी में, और बाकी बर्ड्स तो फिर हमें हर जगह नज़र ही आएंगे, क्योंकि कराची में इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ से बर्ड्स अब सब माइग्रेट कर गए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी पॉपुलेशन है, लोगों की आमदरफ्त कम है, लोग आते जाते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर स्पीशीज़ हैं। एंड व्हाट इज़ इको टूरिज़म? इको टूरिज़म इज़ समथिंग कि आप नेचर को डिस्टर्ब भी ना करें। डू नॉट लीव योर फुटप्रिंट्स बिहाइंड। आएँ, इनको देखें, एक्सपीरियंस करें, इनका हैबिटेट देखें, ये माहौल देखें, लेकिन उसको डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब किए बगैर वापस चले जाएं अपने अपने इलाकों में। और यहाँ पर इस चैनल में हम बस आगे जाते जा रहे हैं तो मैंग्रोव्स की तरफ, और वहाँ जाके हम करेंगे कयाकिंग। और कयाकिंग का एक्सपीरियंस कितना ज़बरदस्त है यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में हर जगह तो कयाकिंग हो नहीं सकती, बाहर के ममालिक में तो होती है, बट यहाँ पर ये ऑप्शन हैं कम। तो यहाँ की ये ऑप्शन कितनी अट्रैक्टिव है ये आपको दिखाते हैं। और इसी चैनल में चलते चलते अब हम बिल्कुल मैंग्रोव से करीब पहुंच चुके हैं, और अब छोटे छोटे से चैनल्स हैं, छोटी छोटी क्रीक्स हैं। क्या पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है? कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन चलिए आइए आपको दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं मैंग्रोव से ज़रा सा पानी का लेवल अप हो तो यहाँ पर पानी होता है, लेकिन क्योंकि लेवल इज अ लिटिल डाउन तो यहाँ पर अभी हम आराम से वॉक करें। समझ आप ये रहेंगे छोटे छोटे से कांटे हैं, बट बेबी मैंग्रोव्स कहते हैं इनको, क्योंकि ज़ाहिर है ये निकल रहे हैं। और यहाँ पर हम वॉक करते करते बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं। अब कायाकिंग करते हैं और ज़रा लेकर चलते हैं आपको और आगे कि कितना खूबसूरत है ये चैनल। अब हम कर रहे हैं कयाकिंग। मेरे साथ है शाहरुख, और बड़ा मजा में आ रहा है इस चैनल में कयाकिंग करते करते। और इट्स एन एडवेंचर, इट्स एन एक्सरसाइज। इसके साथ साथ ब्रेथ टेकिंग व्यूज भी हैं। बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर ऐसे चैनल्स हैं, और लोग वहाँ पर ना सिर्फ मूवी शूट करते हैं, फैमिली वेकेशंस होती हैं, दोस्त यारों के साथ ट्रिप्स होते हैं, बंदा एंजॉय करता है, वीकेंड का प्लान होता है। क्योंकि ऐसा खूबसूरत जब हैबिटेट आप देख रहे हो तो बड़ा मजा है। बड़े मज़े की स्पीशीज़ देखने को मिल रही हैं, और जिस तरह कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है यहाँ पे प्रॉन्स, श्रिम्प्स और बहुत सी ज़बरदस्त फिश की वैरायटी है यहाँ पर। ये बड़े मज़े की बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि जो अर्निंग हो रही है, जो टूरिज्म से अर्निंग हो रही है पर्ल्स आउटडोर्स की, वो सारे के सारे पैसे कैसे यहाँ की कम्युनिटी पे लगाए जा रहे हैं। जब भी किसी साहिल पर पहुंचते हैं तो सी शेल्स बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर भी सी शेल्स हैं और ढेर सारे सी शेल्स हैं। इट्स मूविंग, इट्स लाइव, ओके।
थोड़ा सा कुछ स्पीशीज़ ज़रा हमने देखी हैं जो मकामी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम लोग यहाँ पर आए, दिल करे वापस ना जाएं। यू आर सो लकी कि आप यहाँ पर रहते हैं, इस चीज़ को इतना एक्सपीरियंस करते हैं, एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा बताएंगे अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि जो बाहर ममालिक से भी पाकिस्तान में आते हैं टूरिज़म के गर्ज से, कितनी खूबसूरत जगह और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो कहीं और नज़र नहीं आती पाकिस्तान के साहिल पर, बट यहाँ पर नज़र आती हैं, इन मैंग्रोव्स के जंगलात में नज़र आती हैं यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं। यार सर, मैंग्रोव्स कंजर्वेशन की तकरीबन यहाँ पर 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनमें आपको पीछे नज़र आ रही है ये एविसिनिया मेरिना की स्पीशी है। इसके अलावा आप थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे तो सेरियाप्स स्टेगाल भी है और राइजोफोरा मैक्रोनिटा भी है। तो इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन पहले ये होता था कि 250 के करीब जो है वो स्पीशीज़ पाई जाती थी मछली की, जो गैर कानूनी जाल इस्तेमाल करने के बाद जो है ना काफ़ी ऐसी जो स्पीशी हैं वो नापीद हो गई है, और बाकी कुछ जो हैं वो यहाँ गिरो करके फिर ओपन सी की तरफ निकल जाती हैं और माहीगीर इनको शिकार करते हैं। जो आपने कहा कि गैर कानूनी जाल की वजह से बहुत सी स्पीशीज़ हैं जो कि अब नापैद हो चुकी हैं, मकामी अफराद के ताउन से इनको बचाया गया, जो कुछ स्पीशीज़ अब बाकी भी हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे उन एफ़र्ट्स के बारे में जो कि आप लोगों ने की इन स्पीशीज़ को बचाने के लिए, जो कि IUCN की मदद से आप लोगों ने यहाँ पर किया? जी, IUCN की मदद से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था रेफ्यूजिया के नाम से, जो सेफ डोरी के अंदर आप यही मिसाल इसी एरिया को आप देख रहे हैं, इसी को 6 महीने के लिए हम लोगों ने इस पर बैंड लगाया था, और माशाल्लाह 6 महीने के बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें काफ़ी जो स्पीशीज़ नई स्पीशीज़ भी आ गई थी, और काफ़ी तादाद में जो शिरम्स और प्रॉन्स के भी बच्चे पाए गए। तो 6 महीने के बाद फिर ये हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया फिशरी डिपार्टमेंट को। अच्छा, अभी कुछ हमने यहाँ पर देखा जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, हमने फ्लेमिंगो देखा, हमने पेलिकन्स देखे, एक बड़ा खूबसूरत सा परिंदा था जिसकी सब्ज़ टांगें थी। तो ये इन बर्ड्स के हवाले से भी कुछ बताया हमें, कौन कौन सी ऐसी ख़ास स्पीशीज़ हैं जो कि हमें यहीं पर दिखाई देती हैं? जो लोकल हैं जिसमें फ्लेमिंगोज़ है, कर्ल्यू है, सी गल्स है, सार्स हैं, ये मकामी बर्ड्स हैं, यहीं पे जो है ना ब्रीडिंग भी करते रहते हैं। और बाकी दूसरे जो परिंदे हैं, क्रेन है, कॉर्मोरेंट है, पेलिकन है और डक्स हैं या कूट्स वगैरह हैं, वो सारे रशियन बर्ड्स आते हैं। तो ये मार्च में तकरीबन फिर ये वापस रवाना हो जाते हैं। अब क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग मेरा ख्याल है और मीडिया तो यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आया, सही है? जी, इस एरिया में खासकर नहीं आया है, जो हम लोग मिसाल कह रहे हैं कि आडी या सेफ डोरी, तो इसमें पहली दफ़ा जो है ये मिसाल आप लोग आए हुए हैं। क्या बात है, पहली बार हम यहाँ पर आए, तो ज़ाहिर है जब ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं तब आपका भी दिल चाह रहा होगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ। कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? ज़रा आप मकामी हैं यहाँ के, कि जो भी यहाँ पर आए वो इस जगह को डिस्टर्ब ना करे, यहाँ पर ऐसा कोई माहौल क्रिएट ना करे कि फिर यहाँ पर भी वही हाल हो जो हमने उस साहिल का कर दिया कि जहाँ पर आप जाना भी मुमकिन नहीं रहा। जी, बिल्कुल, आपने देखा होगा कि मिसल माशाल्लाह हमारा समंदर है या किनारे हैं, जो भी है कितने साफ़ सुथरा है, कोई भी आपको इस तरह के रेपर वगैरह नहीं मिले होंगे, क्योंकि कुछ जो है ना मिसल पाइल्स आउटडोर की तरफ से भी हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि अपने इलाकों को साफ़ सुथरा रखो ताकि आने वाली नस्लें जो है ना उससे फ़ायदेमंद। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और बड़ा खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया, और यही पैगाम हम इस प्लेटफॉर्म के तवसत से भी देते हैं कि ना सिर्फ ये स्पॉट बल्कि पाकिस्तान के हर टूरिस्ट स्पॉट का हमने इसी तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमारा घर है। जनाब, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की बात करें, बच्चों के बारे में बात करें, और बच्चों का तस्करा हो, खिलौनों की बात नहीं आए, तो ये तो मुमकिन ही नहीं। वैसे आपस की बात है, बास खिलौने ऐसे होते हैं, बड़ा होने के बावजूद भी मेरा खेलने को दिल चाहता है। और एक मसला ये भी किरण के, जब जितने भी खिलौने आप बच्चों को दे दें, बच्चे 10 मिनट खेलते हैं, 15वें मिनट वो कहते हैं हमने इससे नहीं खेलना, वी नीड अ न्यू वन, और जब न्यू वन लेकर आते हैं वो भी 15 मिनट आप उससे खेलते हैं। तो इस तरह तो महंगाई के दौर में वालिदैन परेशान है। एक्जैक्टली, मैं ये कहना चाह रही थी कि महंगाई का दौर, बास खिलौने इतने महंगे होते हैं कि हम अपना बचपन याद करके भी अपने बच्चे के बचपन में वो चीज़ें उसको दे नहीं पाते। तकलीफ दे बात है ना। एग्जैक्टली, लेकिन इसमें एक आसानी आई। वो आसानी कौन लेकर आए? मेरा खिलौना। ये मेरा खिलौना, बच्चे के लिए मेरा खिलौना। यस, मेरे बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए ये खिलौने हैं, और इनसे कैसे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, कैसे आप एक तो पैसे बचा सकते हैं, दूसरा बच्चों को एंगेज कर सकते हैं टॉयज के साथ, कुछ सिखा सकते हैं। तो आप जो आप गैजेट्स बच्चों को दे रहे थे उसकी वजह गैजेट्स लें और ये टॉयज दें,
with spending minimum amount of money. So we have CEO of मेरा खिलौना अलिफिया हुसैन, आपको कहेंगे वेलकम, एंड वी हैव अतूफा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके साथ एसोसिएटेड हैं, दोनों को कहते हैं गुड मॉर्निंग। अलिफिया, पहले आपकी तरफ आऊँगा, आइडिया कैसे आया मेरा खिलौना का? और उससे भी पहले नहीं रुक जाए, किरण की बात ये बताया, ये अभी भी खिलौनों में रह के घिरे हुए, तो आपको लगता कैसा है पहले ये बताएं। मैं अभी तक सरप्राइज होती रहती हूँ क्योंकि चीज़ें इतनी अमेजिंग आ गई हैं बच्चों के लिए कि मेरा खुद खेलने का दिल जाता है। जिस तरह से आपने कहा कि अब आप जो है एड्रेस कर सकती हो। अच्छा, आइडिया कैसा आया? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इट केम, मैं जब माँ खुद बनी और जब मेरे बेटी पैदा हुई, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मार्केट में जो चीज़ें एजुकेशन के लिए अवेलेबल हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। और जिस तरह से आपने शोएब कहा कि बच्चा जो है 15 मिनट मैक्सिमम एक हफ्ते तक एक चीज़ से खेलता है, बोर हो जाता है। तो ये चैलेंज मेरा विद माई फर्स्ट डॉटर रहा, एंड इट 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो गई, मेरे 3 बच्चे हो गए। तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी और चीज़ें भी बहुत इकट्ठी करनी पड़ी। और मैं मेरे हस्बैंड का हमेशा से बिलीव रहा है कि हाँ, बच्चों को स्क्रीन टाइम से बहुत दूर रखेंगे, क्योंकि उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए होती हैं 0 to 7 ईयर्स में, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं विद स्क्रीन। ठीक है, इसका आई थिंक बेहतर आपको थोड़ा अतूफा ही एक्सप्लेन करेंगी एज अ साइकोलॉजिस्ट। समझा दें आज। ओके, अगर हम देखें कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से हमारी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली चल रही होती है। जो हमारे शुरू के इनिशियल ईयर्स हैं, स्पेशली 0 to 3 ईयर्स या 0 to 5 ईयर्स है, उसमें जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत रैपिड होती है। अगर उस डेवलपमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई हैम्पर हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे को मैंने स्क्रीन दे दी, वो स्क्रीन में सिर्फ एक चीज़ देख रहा है, ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है उस चीज़ में। इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। वो देख नहीं पा रहा कि अच्छा मैं इसमें करूँ तो क्या करूँ। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेटिंग है। आजकल आप सुनते होंगे ADHD बहुत कॉमनली यूज़ होता है कि बच्चों में अटेंशन की कमी हो गई है, बहुत इम्पल्सिव हो गए। तो बेसिकली एक स्क्रीन के अंदर चीज़ें बहुत जल्दी क्विकली हो रही हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, फिर कैरेक्टर्स पॉपअप होते हैं, एग्जैक्टली यू नो। और वो सिर्फ जो है ना, वो 2 मिनट के लिए बच्चा उसको देखता है। तो अटेंशन किस तरह से कम होता है कि उसको आदत पड़ गई है, आफ्टर एवरी 2 मिनट्स क्लिक, तो उसके पास एक नई चीज़ आ जाएगी, क्लिक एक और नई चीज़ आ गई। यूट्यूब पे ये वीडियो सब पढ़ी करें, किसी हद तक तो लगा सकते हैं। कुछ पेरेंट्स इतने अवेयर हैं, वो लगा भी नहीं पाते, कंट्रोल कर नहीं पाते, पता ही नहीं होता है उनको। इसलिए बच्चा एक्सेस कर रहा है ऐसी वीडियोस जो कि उसे नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो हम लोग करते हैं ना, अमूमन अम्मियाँ ऐसे ही कर रही होती हैं ना, मैं ज़रा भून कर आती हूँ सालन, ये मोबाइल दिया चली गई। तो ये बताया ना मुझे इसमें क्या क्या ऐसी खुसूसियात हैं ना कि मैं उसकी जगह कोई भी खातून कि वो उसको डिवाइस दे, वो ऐसे खिलौने दे। अच्छा देखें, अब इसमें मैं आपको बहुत बेसिकली पहला बताती हूँ। ये 2 इयर्स है, 2 इयर्स प्लस के बच्चा है। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, बच्चे को एक ही डॉग की पिक्चर, एक पपी है। सो दिस इज द एनिमल बेबी। अब जो आप उनको जो है वैसे जबानी सिखाते हैं, आपने उसको दिखा भी दिया, उसको फील भी करवा दिया और उसको वो लर्न्स। और वो आपका पजल है। अब पजल इज वन ऑफ द वर्स्ट बेस्ट एक्टिविटीज़। क्योंकि इसके अंदर 2 आपकी जो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर एक साथ काम कर रहा होता है। वाई कि आपको एक जो आपका जो क्रिएटिव साइड है उसको कलर मैच करना है, बच्चे को सिखा लूँगी आप, कलर मैच करना है। दूसरा, उसको सही पीस आके उसको जॉइन अप करना है। तो एट द सेम टाइम लॉजिकल पार्ट और क्रिएटिव पार्ट लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड वर्क्स टुगेदर साइमल्टेनियसली इन पजल मेकिंग एक्टिविटी। ये जितने टॉयज आपके पास हैं, कोई पेरेंट आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है ये टॉयज लेने के लिए? कोई शराइत भी होंगी कि टॉयज खराब भी नहीं करना, जाहिर है बिकॉज़ वापस आपको सही करना है। अच्छा देखें, हमारा तो एक तो हम सिर्फ टॉयज नहीं देते हैं, दूसरी चीज़ है कि हम देते हैं एक उस टॉय के पैकेज के साथ एक बुक आती है। ओके, तो व्हाट हम लोग क्या हमारा मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि टॉय के साथ यू हैव टू हैव अ स्टोरी बुक। सो जो क्रिएटिविटी और जो लर्निंग का जो होता है वो कलर्स उससे होता है। मेरी जो बुक्स भी है, इट्स हैंड पिक्ड एंड हैंड सेलेक्टेड। दिस इज लाइक हु इज इन द फार्म, तो आपने उसके आपका हो गया। अब ये है मामा एंड बेबी की एक सॉफ्ट बुक है बच्चों के लिए। तो यू नो, ना बच्चा फाड़ेगा, ना कुछ खराब होगी, और आप धो भी सकते हैं इसको। हाँ, धो सकते हैं। यू नो द चाइल्ड लर्न्स के इसको इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत क्यूट है ये कैंगरू। इट्स अ कैंगरू बेबी। तो चाइल्ड लर्न के देखेगा कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ से इसको निकालेंगे और इसमें हम डाल सकते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चा एक ही टाइम पे लर्न कर रहा है। यस, कोला है, एलिफेंट की
ये मेरी भांजी का पसंदीदा एनिमल आप देखेंगे हम कितना खुश हो रहे हैं इसको देखकर। बिल्कुल। तो बच्चे जब इस चीज़ को फील करेंगे, इसको टच करेंगे, तो उनकी लर्निंग भी कितनी है और उनके अंदर जो हैप्पीनेस का वो है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लाउड यहाँ पे बना हुआ है, ये बताने की कोशिश की ये तो ऊंचा है। यस, और दूसरा ये आप इसको फील कर सकते हैं। तो बच्चे के लिए ये सेंसिटिव टच जो है वो बहुत जरूरी होता है इनिशियल इयर्स में। मदर साथ साथ सुनाएं कहानी भी और बच्चा फील भी करेगा, पूरा एंगेज होगा ना, एंगेज होगा। जा रहा है वहाँ पे, ब्यूटीफुल। एंड इसमें लीफ जैसी आपको आवाज भी आ रही है। सो द चाइल्ड लर्न्स के पत्ते की आवाज ऐसी होती है। रियल वर्ल्ड में पत्ता जब मैं देखूंगा तो वो ऐसा दिखता होगा, वो ऐसा फील करता है। अब बाहर ये सारी चीजें जो है ना ऑलरेडी रिसर्च करके की है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स, द वेरी हंग्री कैटरपिलर। ये आपको मिल जाती हैं, ठीक है। क्या है इसकी? ये आई थिंक 3 to वो है। अब इसके साथ इन्होंने बाहर क्या किया, बुक्स तो पब्लिश कर दी, उन्होंने पूरी गेम बना ली। वाओ। तो यू नो आपने बुक पढ़ी, ये कैटरपिलर है, ये गेम है, आप पूरे बच्चों के साथ अपनी गेम खेलें, स्टोरी सुनाएं। तो दिस इज व्हाट मेरा खिलौना केस है। उस जैकेट के अंदर क्या है? ये क्या चीजें हैं? ये जो है इसका जो है ये पूरा जो बुक के अंदर है, बुक खोलोगे आप तो ये पूरा टाइम बताया। हाँ, ये टाइमर है। दिस इज हाउ कैटरपिलर इन द डे टाइम ही उसको खाना होता है, तो अब उसको खाने का ये सारी चीजें खाता है। ये पूरा स्टोरी के रिवॉल्व करता है। तो ये इसको सारा ये खाएगा, ट्यूसडे को ये खाना है, 2 पेयर्स, 3 blueberries on Wednesday। बच्चा एप्पल खाएगा, पियर खाएगा, स्ट्रॉबेरी खाएगा, और साथ में डेज के बारे में भी लर्न करेगा, काउंटिंग भी लर्न कर लेगा, जस्ट बाय 1 गेम एंड 1 बुक। ठीक है। और ये सारी चीजों के ये हाथ भी लगा सकता है, फील कर सकता है। स्ट्रॉबेरी जो पढ़ रहा है वो हाथ लगा के गेम के अंदर खेल भी रहा है। प्यारे मोटिव्स हैं। सॉरी आपको लगी तो नहीं, मेरे नेल्स थोड़े से बढ़े हुए हैं, सॉरी। नहीं, दैट्स ओके। तो अच्छा, ये हम इस तरह का पैकेज बना के देते हैं वालिदैन को, ठीक है। गेम भी होगी और यही पैकेट आपने वापस रिटर्न करना है जैसा आपको मिल रहा है, जैसे मिल रहा है। मुझे ये बता दें लास्टली, जिस तरह आपने कहा कि एक पैकेट मिलेगा सैटरडे को, वीक बाद आपने रिटर्न करना है, तो क्या प्राइस सेम ही है हर पैकेट की? एवरी 300? हाँ, मंथली 1200 रुपीज है। ओके। तो 4 वीक्स इन मंथ आपको 1200 रुपीज। ओके, तो एक बैग है 300 रुपए एक वीक की, उसकी कॉस्ट है। वीक को आप रिटर्न करेंगे, गेट अनदर बैग, और इस तरह सिलसिला चलता जाएगा। आगे बढ़िए, कामयाब रहिए इसी तरह से, अच्छे ख्यालात के साथ में, अच्छे मिशन के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। सारे खिलौने लेकर आए। लोगों की परेशानी मदद कर दी जाए तो वो दूर हो जाती है। कुछ इसीलिए स्टेप्स लिए गए थे, यानी कि मुस्तहिकीन की माली मदद की जाए। इसके लिए एक मौजूद प्रोग्राम था और इसमें गुज़श्ता चंद माह के दौरान कई ड्रामाई तब्दीलियाँ देखने को मिली हैं। मैं बात कर रही हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जिसमें करप्शन की बातें तो हो रही थी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस प्रोग्राम में भला किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है, मुस्तहिकीन को कैसे उनके हक़ से महरूम किया जा रहा है। करीबन हर दूसरे पाकिस्तानी के मोबाइल फ़ोन पर ना एक मैसेज आता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से, भाई इनाम मिल गया है आपको और इतने पैसे हैं, अब ये आप रिसीव कर लीजिएगा। तो अगर कोई ये मैसेज देखकर ये सोचता है कि इसकी हकीकत क्या है, तो आज हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक शख्स को मुंतखब कर लिया है। बहुत प्यारी बात आपने की कि कोई शख्स ये सोचता है, वरना बहुत से शख्स सोचते नहीं है, कांटेक्ट करता है कि शायद पैसे मिल जाएंगे। खुदा को माने क्या हो गया है। एग्जैक्टली, हक भी नहीं, और ये फेक होता है। कितना फेक है और किस तरह से फ्रॉड होता है, ज़रा इसकी पर ही हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है समा डिजिटल के रिपोर्टर है मोहम्मद हुनैन अमीन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आपकी वीडियो देखी हमने, थोड़ा सा एक्सप्लेन उस वीडियो को भी करें यहाँ पर कि फ्रॉड हो कैसे रहा है। इसमें आपने जिस तरह से इंट्रो में बताया ना कि मैसेजेस जो मौसूल होते हैं हर किसी को नंबर्स पे, तो सबसे पहली बात तो ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आप उनको एक एप्लीकेशन लिखते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके बाद उनकी एक सर्वे टीम आती है जो आपका पूरा मुआयना करती है। उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स पर अगर आप पूरे उतरते हैं, मतलब जो आप उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरे आप मुस्तहिक हैं, चेक करेंगे जी, वो चेक करेंगे। उसके बाद फिर आप उनकी अक्सात जो माहाना अक्सात अब से होती हैं उसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं और फिर आपको मिलता है। यही एक प्रोसेस है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। और कोई वो जब मैसेज डायरेक्ट आ गया ना, तो ऐसा कोई नहीं कि फरिश्ता भेजे चेक कराया था। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि वो जो मैसेज आता है ना, वो उसमें 7,000 7,500 रुपए नहीं होते, 5,000 6,000 रुपए नहीं होते, वो डायरेक्ट 26,000 से ऊपर 40,000 से ऊपर की इनामी रकम हो रही होती है। वो सब क्या है? इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी इस महीने जो ट्रांस रिलीज हुई है ना,
उसमें सिर्फ ये अपडेट आया है कि पहले 1600 रुपये महाना थी, अब 2000 रुपये महाना हो गई है। तो महाना 2000 रुपये तो जो 25,000 का मैसेज और वो जो रैंडम लोग को आता है, इसका तो कोई इम्कान ही नहीं। वो शायद कहना चाह रहा था कि पिछले पूरे साल का देंगे आपको, पता नहीं है किस तरह से मुमकिन है, लेकिन खुद आप ये बताएं जो मैसेज आता है किसी को कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं और आपके इतने अमाउंट हमारे पास और आप आकर ले लें, वो मैसेज कौन करता है, उसका मकसद क्या होता है, कोई कांटेक्ट करे तो उसके साथ होता क्या है, फ्रॉड क्या होता है? ये एक तरह से समझ लें कि यूनियन में काम होता है। ओके। एड एंड अबेट वाला सीन है इसमें। आपके पास आप कुछ नंबर्स निकलवा लें अपनी मर्जी के जो FIA ट्रेस बैक ना कर सके। जब वो नंबर्स आपके पास आ जाते हैं तो आप उनसे लोगों को मैसेजेस करते हैं और उसमें इम्कान ये होता है कि आपके पास मैसेजेस की लिस्ट होती है, जैसे कि अक्सर प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं ना आपके पास। आपके नंबर्स का मतलब पाकिस्तान में जितने भी नंबर्स हैं उनका तमाम का डेटा कुछ लोगों के पास होता है, वो उसको सेल आउट करते हैं। वो लीगल बिजनेस है, एक तरीकेकार है इसी तरीके से, बिल्कुल। तो अब ये इनको भी सेल आउट करते हैं और ये इस तरह से सबको मैसेजेस करते हैं। अब 1000 में से 2 लोग भी कांटेक्ट कर लें, मैसेजेस की लागत आती है 20 पैसे। ओके। 1000 में से आप 1000 मैसेज करें, 2 रुपए के या तकरीबन चलें 200 रुपए के कुछ भी मैसेज कर लें, उसमें से 2 लोगों के आपके पास रिटर्न आता है और वो आपको 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार भी देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इसमें यानी वो जो कॉल करेगा वो जो कह रहा है कि आपको 25,000 रुपये मिलने हैं, वो जब आप उससे कॉल बैक करेंगे तो वो कहेगा पहले ज़रा 5,000 रुपये दें तो फिर आपको मिलेंगे 25,000 रुपये। हम सादा लोग तबीयत के लोग दे नहीं देते हैं और बाद में पिटते रह जाते हैं। तो अल्लाह का वास्ता ऐसे ना करें, वेरीफाई कर लें। क्या करें? ऐसा मैसेज आए तो क्या करें? भाई ऐसा मैसेज पहले ये बता दें आप। नहीं, ऐसा मैसेज आया तो FIA का साइबर क्राइम सेल है, उसमें आप अपना नंबर जो भी नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं, आपको इस तरह के दूसरे मैसेजेस भी आते होंगे आपको अक्सर कि ज़मीन आपकी निकल गई है, आपके नाम पे इतने जीतो पाकिस्तान या फला इस तरह से मैसेजेस आ रहे होते हैं कि फ्लैट तैयार है, आपका इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, आप मिठाई खिला दें, आपके इतने पैसे और मिठाई 5,000 की मांग लेते हैं आपसे। तो इस तरह के फ्रॉड होते हैं। आप FIA साइबर क्राइम सेल में आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा देखिए, शहरों में तो हालांकि यहाँ भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, लेकिन यहाँ कम से कम लोगों को कुछ पता होता है, यहाँ कम से कम कोई बताने वाला होता है। अगर हम बात कर लें जो हमारे गाँव हैं, गोठ हैं, वहाँ पर बसने वाले लोगों की, वहाँ जो लोग मुस्तहिक हैं और वो ये जांचना चाहें, ये जानना चाहें कि ये जो रकम उनको मिल रही है वो बिल्कुल ठीक उनको मिल रही है, वो ठीक जगह पे एनरोल हो गए, जाके सही डिटेल्स चली गई हैं, या ये जो पैसे आ रहे थे ये अब क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सारी की सारी मालूमात एक सादा सा गांव में रहने वाला, गोठ में रहने वाला शख्स कैसे जान सकता है इस सब के बारे में? कुछ आसान सा करके बताइए। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के बारे में बात करें पर्टिकुलरली? फिलहाल तो इसी की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि असल में जो रिपोर्ट की थी ना मैंने, उस रिपोर्ट का मकसद ये था कि जो प्रोग्राम की ट्रांच आपके पास आती है, जो अक्सात आपको मिलती हैं, जिसके आप मुस्तहिक होते हैं और रजिस्टर करके आपको जैसे कि 2,000 रुपये माहाना मिलती है, राइट। तो जिन दुकानों पर आप वो हासिल करने जाते हैं ना, वो दुकानदार चीट करते हैं। ओके। ये स्टोरी का बैक था कि आप जो गरीब लोग हैं जिनको 2,000 रुपये 1,600 रुपये माहाना की अक्सात मिलती हैं, उसमें से दुकानदार अपना कमीशन बताकर 200 रुपये काट लेते हैं, हालांकि वो उनका हक नहीं बनता। अब आप सोचें कि अगर 1,000 के करीब जो बेनिफिशरीज हैं वो एक दुकान पे अपनी किस्त लेने के लिए जाते हैं, 200 रुपये काट लेते हैं अगर, तो 2 लाख रुपए दुकान वाला एक दिन में बना लेता है। उसका वो इलीगल है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है BISP के SOPs से। और इस हवाले से हुकाम बाला को पता है ये बातें। मैंने एक डायरेक्टर लेवल के बंदे से बात की, उसने कहा हमें पता है लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा एक्शन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हम शॉर्ट स्टाफ्ड हैं, और अगर हमने ज़्यादा मामलात रेज़ किए तो इसका नुकसान ये होगा कि ट्रांच रुक जाएगी और गरीब मतलब इनके पास ये इसका प्लॉजिबल रीज़न ये है। ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन अब इस सिलसिले में गरीब क्या करे? वो कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकता? नहीं, वो कर सकता है, कर सकता है। उनका कंप्लेंट सेल है, BISP का कंप्लेंट सेल है, वो उसमें जाके शिकायत दर्ज करवाता है। लेकिन मसला ये है कि मेरी कंप्लेंट सेल वाले से बात हुई तो उसने कहा यार मैं कंप्लेंट करता हूँ आगे कि सस्पेंड करो इस दुकान वाले को, ये कर रहा है कोताही, मैं सस्पेंड करता हूँ, पीछे से ओवरराइड हो जाती है। कितने दुकानदार हैं जो इस तरह के ये असल में ऐसा नहीं कि कोई कार्टेल लाइक सिचुएशन है इसमें इंडिविजुअल्स कुछ कहीं कार्टेल लाइक सिचुएशंस भी है, इंटीरियर वगैरह। एक ऑप्शन तो है उस मुस्तहिक के पास किसी और शॉप पे जाए, लेकिन जाहिर है जैसे किराने का गांव गोट देहात कहाँ जाएगा, उसका ऑप्शन भी एक होगा। तकरीबन हर जगह ऐसा है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि आज एक दुकानदार सस्पेंड हो गया, POS एजेंट होता है वो, पॉइंट ऑफ सेल एजेंट, राइट, वो सस्पेंड हो गया। तो कुछ दिनों तक ये ना कि आसपास के जो POS एजेंट्स है ना वो नहीं करेंगे, या उनको पता होगा ना कि आज सर्वे टीम आने वाली है तो फिर वो ऐसा नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग गए वहाँ पर और
खुद लोगों की वीडियोस बनाई। वो लोग जब बेनिफिशरीज पैसे लेके लौट रहे थे आप उनसे तो हमने पूछ कहा रहे थे गिने कि हमारे आप सामने कितने कि कितने पैसे मौसूल हुए। तो हम लोगों ने खुद से पूछा कि आपको इतने पैसे क्यों मिले, कम क्यों मिले। उन्होंने कहा वो तो उनकी फीस होती है ना, मतलब वो बेचारे उनको मालूम नहीं और ज़ाहिर है अगर जिस तरह वीडियोस आपने बनाई, अगर लोग खुद वीडियोस बनाना शुरू कर दें है तो मुश्किल, ज़ाहिर है गाँव के एक खातून के जा रही है दुकान पर लेने, उसके लिए तो मुश्किल है, बट फिर भी अगर कोई और वहाँ पर हो जो कि इसे रिपोर्ट कर सके तो रिपोर्ट करने के बाद चीज़ें होंगी बेहतर, एक्शन लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया हुनैन, साथ मौजूद थे आप। और तरह से होता है फ्रॉड, कौन कौन इसमें होता है मुलव्वस, उस सबसे मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है शुएब, जैसे उन्होंने कहा ना कि कुछ चीज़ें हैं कि जो ज़रूरी हैं, इससे ही पता चलता है कि आप वाकई मुस्तहिक हैं। yes. तो अगर आप जाके उनके वेबसाइट पर देखें, थोड़ी सी इन्फो इकट्ठा करें तो उसमें बहुत कुछ है। उसमें आपका घर है नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन आपके इस्तेमाल में है या नहीं है, इस तरह की ना छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ पर कुछ ऐड करना चाह मुझे एक बात याद आ गई है किरण, आपको याद है जब ये चीज़ें बेनकाब होना शुरू हुई थी तो मालूम हुआ था अच्छा उनका घर भी है, उनका जिनको ये पैसे मिल रहे हैं वो बाहर सफ़र भी करते हैं, तो ये सर्वे टीम कैसे आई थी पहले क्या चेक करके गई थी भाई? चेक करके गए थे या बाद में हालात बहुत बदल गए थे? आप जो है ना बात को बिल्कुल बदल के रख दिया आपने, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी की तरफ चले गए। मैं फिर ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं, भी बहुत से मौजूद बाकी हैं, स्टे विद अस। नियादिन के नाज़रीन को बताया था कि आज हम बच्चों की बात करेंगे ख़ास तौर पे, और बच्चों का वो मसला जिससे मैं और आप भी दो चार हैं जी, कम सोना, ये नींद ना आना और फिर इसके प्रॉब्लम्स का बढ़ते चले जाना, आज हम इसकी बात करेंगे। बरतानवी माहिरीन कहते हैं कि बच्चों में नींद ना आने की बीमारी, इसकी जो शरह है ना ये बहुत हद तक बढ़ चुकी है, और ये जो इंकशाफ है ना इस मुतालिक मैं आपको ये भी बता दूं कि 70% इसमें इजाफा हो चुका है। इसीलिए तो बच्चे की सेहत मुतासर हो रही है, वो मुख्तलिफ मसाइल का बड़ी तेज़ी से शिकार हो रहा है। अगर 70% तक ये प्रॉब्लम बढ़ जाए तो फिर बच्चों की सेहत के ऊपर वो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो फोकस कैसे रह सकते हैं, उनका डेडिकेशन, उनके हेल्थ इश्यूज़, फिर ये सब कुछ क्या रहेगा और हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज हम इसकी बात करें। इसकी बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आतिका शेर ने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताएं कि जो रिसर्च है बरतानिया की, तो ये बरतानवी बच्चे और पाकिस्तानी बच्चे सेम बच्चे हैं? 70% अगर वो डिस्टर्ब तो हम भी इतना ही डिस्टर्ब है? बिल्कुल, आई थिंक आपका ये क्वेश्चन कि जी बरतानवी बच्चे और पाकिस्तानी बच्चों में कोई डिफरेंस है तो जो ग्लोबल विलेज की बात हो रही है तो आई थिंक जो बरतानवी बच्चे जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं द सेम इज विद आवर पाकिस्तानी। दैट मींस कि हमारे बच्चे भी 70% उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ गैजेट्स और मल्टीपल रीजंस हैं? अगर आप जिस रिसर्च की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने उसको गैजेट्स के हवाले से बात की है, लेकिन अगर एज एन पीडियाट्रिशियन जो कि मल्टीपल इशूज़ को देख रहे होते हैं तो यस दैट कैन बी वन मेजर रीज़न। यस, वो एक मेजर रीज़न हो सकता है, लेकिन उसके अलावा वी शुड नॉट फॉरगेट कि देयर आर अदर मेडिकल इश्यूज व्हिच कैन कॉज दिस काइंड ऑफ स्लीप। फॉर एग्जांपल जैसे आज से पहले डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली पाकिस्तान में हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन यानी कि बच्चों का वज़न अपनी उम्र से कम होने के ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन स्पेशली अब वो वाले लाइक अर्बन एरियाज़ जहाँ पर कि अब जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी सो इजी, जंक फूड इज़ सो इजीली अवेलेबल, सो उसकी वजह से बच्चों में दे आर मेल नरिश्ड इन द सेंस कि वो प्रॉपरली नरिश नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग द राइट प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, दे आर गेटिंग ओबीस। So yes, obesity is another problem which can cause sleep apnea, जिसकी वजह से बच्चों की रात की नींद डिस्टर्ब रहती है और उसकी वजह से मॉर्निंग में जो बात हो रही है कि नींद का बुरा होना इज़ नॉट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, एक्चुअली इज़ द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। उसकी वजह से आपके पूरे दिन की रूटीन डिस्टर्ब हो गया, हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट दिस थिंग इन डिटेल, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फोरम है जिससे माओं को मैं बहुत अच्छे से इन्फॉर्म कर सकती हूँ। एक तो चीज़ यस, गैजेट्स का एक्सेसिव यूज़ आजकल तो ये हो गया है कि अम्माएं चाहती हैं कि हम डिस्टर्ब ना हों तो बच्चों को मोबाइल स्क्रीन पकड़ा देती हैं। सो स्क्रीन है, आपके कंप्यूटर गेम्स हैं, आपके ऑनलाइन गेम्स हैं, मैं इसका स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर रही हूँ। दैट्स वेरी ट्रू। इवन बीइंग अ पीडियाट्रिशियन मेरे क्लिनिक में जब मरीज आ रहे होते हैं तो उनकी अम्माएं बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दे डू गिव देम देयर स्क्रीन्स, सो दे आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग ऑन द स्क्रीन्स। अम्मा बात करने की कोशिश कर रही हैं और अगर वो स्क्रीन ना दें तो बच्चा इतना हाइपर हुआ होता है जिसकी वजह से ना डॉक्टर अपनी बात समझा सकता है, ना माँ डॉक्टर से अपनी पूरी बात कर सकती है। सो रिगार्डिंग दैट कि हाँ, मेजर प्रॉब्लम इज स्क्रीन टाइमिंग। सेकेंडली
ओबेसिटी जो कि हमारी डाइट से रिलेटेड है। थर्ड, looking at the environmental issue, global warming, pollution and everything, this is basically increasing the allergic conditions. जब allergic conditions बड़ी होती हैं तो tonsils का बड़ा होना। Similarly, we do have glands which are called adenoids, जो कि हमारे नाक के पिछले हिस्से में होते हैं। So adenoids की enlargement, tonsils के enlargement are causing a lot of sleep apnea और disturbed sleep। ये थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिएगा। बाज़ माँ ये कहती हैं कि ये देर से सोता है बेबी मेरा, और फिर उसके बाद में ये दिन में सोते रहते हैं, देखिए टाइम तो पूरा हो जाता है। ये वाकई इतनी सिंपल ऐसी सी बात है कि अगर वो रात को आपका बच्चा देर से सो रहा है तो वो दिन में नींद पूरी कर लेगा। देखिए, मैं इस बात में कहती हूँ कि अल्लाह के हर काम में बड़ी हिकमत है। अल्लाह ने एक दिन बनाया है और उसके बाद एक रात बनाई है। अल्लाह ने दिन काम के लिए बनाया और रात रेस्ट करने के लिए बनाया। और ये फॉर्मूला सबके लिए इट्स नॉट फॉर किड्स, इट्स फॉर एडल्ट्स एज वेल। सो वो बच्चे जो दोपहर में अपना कुछ भी 1 आवर 2 आवर की नैप टाइम ले लेते हैं तो फॉर श्योर दे आर नॉट एबल टू स्लीप अर्ली इन द नाइट, लेकिन उनका रात का जो एक स्ट्रेच स्लीप जो कि 7 to 8 आवर्स की होनी चाहिए वो हो नहीं रही होती है। जब वो नहीं होती है तो उसकी वजह से उनके बिहेवियरल इश्यूज, आपने देखा होगा आजकल आप कहीं भी किसी के घर चले जाएं, किसी मॉल में चले जाएं, आपको बड़े हाइपर बच्चे नजर आएंगे और माँ बाप खुश हो रहे थे, बच्चा एक्टिव है, वो एक्टिव नहीं, हाइपर है, वो हाइपर एक्टिव है। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज अ साइकियाट्रिक इशू या इट्स अ न्यूरोलॉजिकल इशू जो कि बहुत विद टाइम बढ़ रहा है। सेकेंडली, स्कूल परफॉर्मेंस वुड डेफिनेटली बी अफेक्टेड। एक बच्चा जो रात में अच्छी स्लीप नहीं लेगा तो उसका जो उठेगा नहीं, फ्रेश नहीं होगा, उसका स्कूल जाने के बाद अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होगा, स्पीच के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अगर हम लिस्ट डाउन करना शुरू करें तो देयर आर लोड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, थोड़ा सा ये बताएं कि इसमें डिनर का कितना बड़ा रोल है। बच्चा एक लेट डिनर कर रहा है और डिनर में उसे क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए बट वो खा रहा है, चॉकलेट खाने के बाद सो रहा है, दूध में चीनी पी डाल के सो रहा है, तो फिर क्या फ़र्क हो रहा है उसकी स्लीप में? ओके, इसमें दिस इज़ अगेन बहुत अच्छा पॉइंट आप लोगों ने रेस किया क्योंकि शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से बोलने की आदत है। सो उसमें पूछने की आदत है चले बुलवाने की आदत है। सो येस, दैट्स अ वेरी राइट एंड वैलिड क्वेश्चन कि उसमें कहा यह जाता है कि अगर स्लीप टाइम एक फिक्स किया जाता है, एक तो हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना, जिसमें हम वी बिलीव इन हैविंग लेट डिनर्स, देन स्लीपिंग लेट, या खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट ना सो जाना, उसमें ओबेसिटी भी एक रीजन आ जाता है कि आपने यहाँ खाना खाया, यू डिडंट बर्न खा लिया तो मुझे मंचिंग के लिए भी ऑलमोस्ट खाना ही चाहिए एग्जैक्टली। सो यस, आइडियली 2 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड यू शुड हैव योर डिनर। और ये जो बच्चे हैं डिनर में क्या चीज़ खाएं और क्या चीज़ ना खाएं? खाने में वो खाएं जो कि हेल्दी डाइट अम्मा बाबी खा रहे हैं। इट्स नॉट कि जी डबल फज केक एंड यू नो हॉट चॉकलेट और ये वाली सारी चीजें हैं। शो के बाद तो खा सकते हैं। बहुत अच्छी लगी इस मोमेंट पर आप मुझे। गुड आइडियाज। तो ये चीज़ ना खाएं, तो ना खाएं। सेकेंडली एग्जैक्टली, दूसरा स्लीप डिस्टर्बेंस एक आपने डाइट की बात की। सेकेंडली स्क्रीन टाइम की जो बात हो रही है, इवन फॉर अस एज वेल, जो लोग वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें पता है सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके उन्हें कुछ ना कुछ बात करनी है, कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, तो उसमें भी हम डिसीजंस लेने हर किसी को लेने होते हैं। तो लेट आवर्स में स्क्रीन टाइमिंग की, सोने से पहले ये ना कहें कि मैं मेल चेक करने के चक्कर में फोन देख रहा हूँ, मेल भी चेक ना करें, पहले चेक कर लें। जी, तो उससे भी है इशू। तो 1 to 2 आवर्स आपकी स्क्रीन टाइमिंग बिफोर गोइंग टू स्लीप खत्म हो जानी। अच्छा, ये जो डिनर के बारे में पूछ रहे थे ना, हमारे यहाँ उमूमन ख़वातीन ये करती हैं कि सब्जी दोपहर के लिए, गोश्त रात के लिए, या चावल समटाइम्स रात के लिए, इस तरह से करती है। इससे भी कोई इम्पैक्ट आता है कि हम रात में बच्चे को ये सब कुछ ना दें? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हम लोगों के यहाँ जो रोटी और चावल का डिफरेंस है, इट्स जस्ट द कार्बोहाइड्रेट। सो ईदर यू आर टेकिंग राइस, ईदर यू आर टेकिंग बट प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा रात में खाना ये सही है या फाइबर कंटेंट ज्यादा रात में? देखिए, आइडियली ऐसी कोई वो नहीं है, आपका एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, आपकी बैलेंस प्लेट हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स व्हाटएवर। रात सोते वक्त बच्चा दूध लाजमी पिए? ओके, एक बच्चों की 2 से 3 साल तक यस कैल्शियम की डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि ग्रोइंग बोन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन रात के टाइम पे दूध पीना ये एक मिथ है। हम सब ने भी पिया है बचपन में, क्योंकि जरा हमने पिया, अभी भी पीते हैं। अगर जाऊँ ना अपने मामू के घर या कहीं, तो मुझे वो कहेंगे नहीं दूध पीना है। बट मुझे ये बताएं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की ज़ाहिर है उस डीप स्लीप में हो रही है और उस वक्त कैल्शियम का होना जरूरी है, तो इसलिए भी दूध जरूरी रात को पीना या नहीं? इट्स अ मिथ। नहीं, इट्स अ मिथ। ओके, इट्स अ मिथ। तो अपने हिसाब से दूध सुबह पी लें, और बल्कि हम सॉरी इस बारे में बात हो तो अगर हम स्लीप डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे अगर लेट नाइट सोने से पहले अगर मिल्क इंजेक्शन ले रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं,
और अगर वो इतना डीप स्लीप में, तो समटाइम्स दे डोंट गेट अप फॉर गोइंग टू पी, यू नो, बाथरूम जाने के लिए वो उठ नहीं पाते हैं, तो फिर बेड वेटिंग वाली हैबिट आ जाती है। जो वो बेड वेटिंग की इशू आता है तो अगेन स्लीप डिस्टर्ब होती है। बट इट इज़ नॉट फॉर एवरी किड। देयर आर फ्यू किड्स जिनकी इतनी डीप स्लीप होती है कि वो अपनी उस अर्ज को फील नहीं कर पाते हैं एंड दे पास इट ऑन बेड, सो उसकी वजह से भी उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो। तो इसलिए दैट इज अनदर पॉइंट इन स्लीप डिस्टर्बेंस के कॉजेज में। ओके, लेकिन वो ज़ाहिर है कुछ बच्चों के लिए इट्स नॉट फॉर एवरीवन, तो वो जिन बच्चों के साथ ज़्यादा पेरेंट्स उसको मैनेज कर सकते हैं कि ज़्यादा लिक्विड्स ना दें उसको सोने से पहले। और स्पेशली एडवाइस की भी जाती है उन बच्चों के लिए जो रात में बिस्तर पे, ठीक है, तब तक स्लीप डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू सो मच, बहुत सीखा हमने आज आपसे, और बाकी हम कोशिश करेंगे कि सेगमेंट को दोबारा भी प्ले करें ताकि बार बार देखें कि किस तरह से अपने बच्चों की स्लीप हैबिट्स को बेहतर बनाना है। यही तो खसूसियत है ना कि ऐसी मुश्किल सी बातें यूं सीधी होकर के सामने आ जाती है। बंदा सीख जाता है, हिम्मत बनती है भाई। नए नए फार्मूलाज अगर आपको पता लग जाए लाइफ के, और बच्चों के लिए खास तौर पर। और फार्मूला और हिम्मत, ये बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो अगला एक टॉपिक है ना, अगली जो शख्सियत है, अगर हम ये कहें कि वो इसी के गिर्द घूमती हुई बात है तो गलत नहीं होगा। एक बड़ी बाहिम्मत लड़की है, हालात का उसने डटकर मुकाबला किया, और फिर क्या हुआ जी, उन्होंने खेलों में अपना नाम कमाने की ठानी। और हम किसकी बात कर रहे हैं जनाब? लोधरा से ताल्लुक रखने वाली प्लेयर है शाजिया शब्बीर। और एग्जैक्टली रग्बी प्लेयर। ये ना सिर्फ रग्बी खेल रही हैं बल्कि पाकिस्तान में रग्बी के फिरोग के लिए भी भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। राना शाकिर महमूद ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। 19वीं सदी का खेल रग्बी अब पाकिस्तान में भी अपनी जगह बनाने लगा। पंजाब के शहर लोधरा में 19 साला शाजिया शब्बीर इस खेल को परवान चढ़ाने में मसरूफ हैं। शाजिया शब्बीर का वाहिद मकसद लोधरा और इससे मुल्हिका देहात की लड़कियों को इस खेल में शामिल होने की तरगीब देना है। इसके लिए हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारा ये टारगेट होता था कि फ़लाँ ऐसे इवेंट होने वाले हैं, तो हमने उनके लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बच्चों को बुलाते थे। तब ट्रेनिंग वगैरह में बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। एंड मोमेंट पे जब हमारा टूर्नामेंट होने वाला होता था तो बच्चों के अजीब से एक मुश्किलात सामने आ जाती थी। शाजिया पाकिस्तान की तरफ से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली पहली खातून हैं। इनकी मेहनत के बाद अब लोधरा में 4 टीमें हैं, हर टीम में 12 लड़कियां हैं। लोधरा में पाकिस्तान की पहली खवातीन की टीम तश्कील दी गई थी, जिसने गुज़िश्ता साल बरतानवी हाई कमीशन के एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। तो जनाब ये रही बात। अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं से बात कर लेते हैं। इसी सारे सिलसिले में रग्बी प्लेयर शाजिया शब्बीर हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। शाजिया, पहले तो ये बताइए कि ये खेल खेलने का शौक कब से हुआ, इस तरफ आई कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे तो मैं खेलती रहती हूँ, लेकिन ना मैं कॉलेज में गई हुई थी, वहाँ पर देखा कि ट्रेनिंग हो रही थी रग्बी गेम की। तो जब वहाँ पर मैं पहुँची, मैंने देखा, मैं इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं और गेम्स तो खेलती रहती हूँ, क्यों ना ये न्यू गेम है ये भी मैं खेल के देखूँ। जब मैं गई वहाँ पर डिसिप्लिन के साथ, तो कोच खिला रहे थे, तो उनके पास गई, उनसे मैंने परमिशन ली कि क्या मैं ये गेम खेल सकती हूँ। उन्होंने कहा जी खेलें। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया, वो मैंने खेला। जैसे मैंने ट्रेनिंग की उनको काफ़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा मैडम आए आप खेलें ये गेम। तो मैंने कहा सर नहीं, मैं तो वैसे देखने आई हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं काफ़ी अच्छा खेल रही हैं, तो आप खेलें। तो मैंने वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट दिया। उसके आफ्टर 1 मंथ ही तो हमारा एक इंटरनेशनल बरतानिया के साथ फ्रेंडली मैच था, तो वो हमने किया। अच्छा, ये नहीं आपने खुद सोचा और खुद चली गई, खुद खेलना शुरू कर दिया। कोई परेशानी आपको देखनी पड़ी, किसी की मुखालिफत आपको देखनी पड़ी, कहीं पर परमिशन लेने में आपको दिक्कत? यानी आपने कोच से तो परमिशन ले ली, बट फैमिली से परमिशन, उस पर कोई मसला तो नहीं हुआ? ये ऐसा था कि हमारे पास ना काफ़ी अरसे से तो मैं खेल रही थी, घर से इतना मुझे ना इशू नहीं था। तो बाहर के लोग करते रहते हैं, बुलाते हैं कि नहीं बेटियां ऐसे ज़्यादा खुला माहौल इनको नहीं देना, नहीं खेलना चाहिए। लेकिन मेरे घर वालों ने उनकी केयर नहीं की, तो उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया। ये है कि हमारा थोड़ा फाइनेंशियली ठीक नहीं था, तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे परेशानी हुई, तो वो मेरे लिए बेसिक हर्डल थी। तो मुझे आपकी बात करने का स्टाइल बहुत प्यारा लगा, बड़ा भला सा लगा। दूसरी ये कि अब सबने इतना साथ दिया, तो किसी ने तो घर में सबसे ज़्यादा साथ दिया होगा ना, वो बताएं मुझे। घर वाले ना स्टार्ट से ही मुझे साथ दे रहे थे। रग्बी तो मैंने ना 2014 में स्टार्ट की ना, उससे पहले 6th क्लास से ही मैं और गेम्स कर रही थी, जिसमें हॉकी थी, ताइक्वांडो थी, तो वो मैं खेल रही थी।
तो उसके हवाले से ना, परमिशन के हवाले से मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन ये है कि जैसे आप ख़ुद जानते हैं कि कुछ रिश्तेदार रिलेटिव्स भी होते हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा होता कि किसी की बेटी क्यों खेल रही है, तो उन्होंने तो मुखालफत की कि नहीं खेलना चाहिए ये वो। लेकिन मेरी वालदा ने काफ़ी सपोर्ट्स किया मुझे और मेरे ननियाल ने भी, तो उसकी वजह से जो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर। देखिए, आपकी फैमिली ने आपको इतना सपोर्ट किया, दैट्स वाई आप यहाँ पर बैठी हैं और इतनी कॉन्फिडेंट हैं, बात कर रही हैं कि आप खेल रही हैं, उसी को लेकर आगे चलना भी चाहती हैं इस खेल को। जिनको आप सिखा रही हैं, जिनको आप ट्रेनिंग दे रही हैं, जिन लड़कियों को, उनकी फैमिली सपोर्ट भी इतनी ही है और उनको वही मुश्किलात हैं जो कि आपने फेस की रिलेटिव्स के हवाले से या जो बाहर लोग होते हैं उनके हवाले से? बेसिकली ना ये लोधरा ना बैकवर्ड एरिया है, तो इसमें यही फाइनेंशियली ज़्यादा होता है कि मैडम आज हमें पॉकेट मनी नहीं मिली, या हमें आज रेंट का इशू है, हमें किराए का इशू है, तो ये काफ़ी इशू है। उसके अलावा अगर ट्रेनिंग पर आ भी जाती हैं बच्चियाँ, तो उनका बेसिक हर्डल ये है कि उनके ना लास्ट मोमेंट पे जब हमारा इवेंट होने वाला होता है तो उन्हें ना परमिशन का इशू हो जाता है। परमिशन का सबसे बड़ा इशू है कि लास्ट मोमेंट पर वो परमिशन नहीं देते। तो मैं पेरेंट्स से यही इल्तजा करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि जब वो फुल स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, बच्चे को खेलने की परमिशन देते हैं, तो इवेंट पर भी जाने की परमिशन दें। शाजिया, इन सारे के सारे चैलेंजेस के बावजूद भी ना आप लोग खेल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान से बाहर जाके रग्बी खेलने का मौका मिल जाए तो वो कौन सा मुकाम होना चाहिए, कौन सा मुल्क होना चाहिए, कहाँ जाना चाहेंगी? मैं न्यूजीलैंड में जाना पसंद करूँगी, वहाँ का ये कौमी खेल भी है, तो मैं वहीं पसंद करूँगी कि वहाँ जाऊँ। वैसे तो फुटबॉल दुनिया में खेले जाने वाला वाहिद गेम है जो फर्स्ट नंबर पर आता है, लेकिन ये भी पाकिस्तान में थोड़ा कम है, लेकिन अब डेवलपमेंट कर रहा है और इंशाल्लाह ये दुनिया में ना दूसरे नंबर पर खेले जाने वाला गेम है रग्बी। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में भी बहुत जल्द बहुत मकबूल हो जाएगा। क्या है, कितना अच्छा लगा आपसे मिलकर, स्पेशली मुझे खुद मालूम हुआ कि न्यूजीलैंड का कौमी खेल रग्बी है। वाह, थैंक यू। और अब आपको बताएं कि ज़िंदगियों और मईशत पर असरअंदाज होने वाला कोरोना ख़वातीन के बनाव सिंगार पर भी वार करने के लिए तैयार है, क्योंकि मार्केट्स में मेकअप का सामान गायब हो गया है। यानी जो शौहर हज़रात जा रहे हैं बेगमों के साथ शॉपिंग करने के लिए, खुश खुश वापस आएंगे कि पैसों की थोड़ी बचत हो रही है, लेकिन ख़वातीन परेशान है। शादी सीज़न में ख़वातीन को किन मसाइल का सामना है, ये जानते हैं फैसलाबाद से अब्दुल अहद की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से चाइना से आने वाले मेकअप की शॉर्टेज के बायस शादी का सीज़न ख़वातीन पर काफ़ी भारी पड़ने लगा है। शादी सीज़न में ख़वातीन अब मेकअप के बगैर अपने हुस्न को किस तरह से निखारेंगी, आइए जान लेते हैं। कोरोना वायरस की वजह से मेकअप तो बहुत महंगा हो गया और उसकी शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोग जब भी किसी भी फंक्शन पे जाना पड़ता है तो बिना मेकअप मुँह धो के चले जाते हैं। मेकअप के बगैर तो इवेंट तो नहीं ना गुजर सकता, तो कोरोना वायरस से आप तो गुजारा कर सकते हैं, मगर मेकअप के बगैर बिल्कुल भी नहीं। ख़वातीन कहती हैं कि महंगा मेकअप इनके लिए कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डरावना है, लेकिन इस तब्दीली के बारे में मर्दों की क्या राय है, आइए जान लेते हैं। ख़वातीन की खूबसूरती तो चाइना के कोरोना वायरस पे दाव पे लग गई है, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता था कॉस्मेटिक पे। अब क्योंकि कॉस्मेटिक नहीं आ रहा, वो ख़वातीन अलग परेशान है, हम अलग परेशान है, क्योंकि हम ख़वातीन को बगैर मेकअप के देखने के आदी नहीं है। ये हमारे लिए कोरोना वायरस से ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन है। शादी ब्याह के मौके पे ख़वातीन बड़ी खौफजदा दिख रही हैं और अब मर्दों को भी पता चला है कि जो ख़वातीन उनकी जेब ढीली करती थी मेकअप के नाम पे, तो उसकी क्या अहमियत है। ख़वातीन को कोरोना वायरस से ज़्यादा खौफ तो मेकअप ना मिलने का है, जबकि दुकानदार कहते हैं कि मेकअप की शॉर्टेज का मसला जल्द हल हो जाएगा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। तो भाई प्रॉब्लम सिर्फ ये एक है क्या कि एक तो कॉस्मेटिक्स मिल नहीं रही हैं और जो मिल रही हैं वो बहुत महंगी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्किन के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा। और अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ब्लैक एंड वाइट का, ब्लैक एंड वाइट हेड्स का। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और शुक्र हम उस ब्लैक एंड व्हाइट से हटे हैं। exactly. हम ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स पे आ चुके हैं, इसका मसला है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स। वी हैव डॉक्टर बिल्किस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस दो तरह के प्रॉब्लम्स है, ये आज हमें बताएं आप ना, ब्लैक हेड्स
व्हाइट हेड्स, इनसे छुटकारा कैसे हासिल करें, और क्या ऐसा भी होता है कि एट द वेरी सेम टाइम ब्लैक हेड्स भी हो व्हाइट हेड्स भी हो? दोनों भी हो सकते हैं, ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं, व्हाइट हेड्स भी हो सकते हैं। बीइंग अ नेचुरोपैथ इसका ताल्लुक आपके पेट से भी होता है। सफाई से तो है कि आप ऑयली स्किन पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ज़्यादा आ जाते हैं, सफाई करनी चाहिए। मेकअप इस्तेमाल करने तो अच्छे ब्रांड का करना है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। डस्ट भी हो सकती है, इसीलिए कहते हैं कि चेहरे को बार बार धोया जाए, क्योंकि ऑयली स्किन पे ब्लैक हेड्स ज़्यादा होते हैं और जो ड्राई स्किन होती है उसमें व्हाइट हेड्स ज़्यादा होते हैं। मर्दों को ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स का सामना है ख़वातीन को? क्योंकि मेकअप का मामला तो है, लेकिन ज़रा पसीना गर्मी दोनों को। अगर मैदा ख़राब हो तो फिर मैदे की तरफ ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिपेट नहीं होना चाहिए। 3 इंची रात को भिगोकर। हाँ, मैदा खराब, बेसन खराब, मैदा खराब, नलका खराब नहीं होना चाहिए, पानी आना चाहिए। ठंडे पानी से धो ले, ठीक है। यानी जिस तरह हम आजकल रोज कहते हैं कि 20 सेकंड्स के लिए हाथ धोएं, तो आपको दिन में 2-3 दफा मुंह भी धोना चाहिए। जी बिल्कुल धोना चाहिए। ध्यान देके सुन रही होती हूँ शुएब। अच्छा, मुझे भी अभी बहुत ज्यादा है ना आईक्यू लेवल ऊपर करके। चलिए, हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे चुटकुले तो ऐसे जारी रहेंगे। साथ साथ हमें प्लीज कोई मास्क बना के भी दिखाएं जो बेसन में जाके धोना है लगाने के बाद। कंसंट्रेट नाउ शुएब। अच्छा, आपने क्या करना है, किचन से अगर लेना है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ आपके किचन में मौजूद है वो है जवत्री। ठीक है, आपने जवत्री को पीस लेना है, पीस कर पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर आप क्या करेंगे कि इसका अगर थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ लेप लगा लें तो इससे पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे और आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को ख़त्म करने में आपकी मदद। यानी पोर्स बंद हुए मसला काफ़ी हद तक हल। काफ़ी हद तक, लेकिन मैं हमेशा कहूँगी कि स्किन ब्रीथ करती है। इन लार्ज पोर्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन मैदा सही रखें, मतलब कि मैदा और बेसन दोनों का ख्याल रखें। ज़्यादा बेसन खाने से भी मैदा ख़राब होता है, मैदा खाने से भी बेसन मतलब कि मैदा ख़राब होता है। जी अच्छा, ये आपने एक तो इसका इस्तेमाल करें, इससे कम होंगे। अगर हो गए हैं तो हमने क्या करना है तो उसका मैं बता देती हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे जायफल और जवत्री इसी के अंदर होता है, सालन में डलता है, इसलिए जी पूछ रही हूँ। जलाएगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं जलाएगा, बिल्कुल भी नहीं जलाएगा। इसके 2 तरीके हैं, या तो जेलेटिन पाउडर में डालकर इस्तेमाल करें, या आपने क्या करना है जायफल जवत्री का पाउडर लेकर उसको जो है शहद के साथ लेप करना है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। या तो जेलेटिन पाउडर के साथ इसको पका लें, पकाने के बाद जैसे हल्का सा गर्म कर लें तो वो पील ऑफ मास्क बन जाएगा। वो तरीका है। और तकरीबन 1 टेबलस्पून शहद इनफ है ना? ठीक है, इनफ है। तो ये जो आप जो चेहरे पे लगाएं तो इससे आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स दोनों की प्रॉब्लम है हल होने में आपकी मदद होगी। 2 तरीके मैंने बता दिए। पील ऑफ करना है आपने तो आपने जेलेटिन पाउडर को हल्का सा चूल्हे पे गरम करना है, वो एक ग्लेस सा बन जाएगा, उसमें जायफल जवत्री का पाउडर डाल देना है, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। अब ब्लैक हेड वाइट हेड्स के अलावा पसीना बहुत आता है, जैसे गर्मियाँ आती है पसीने की भी एक रीज़न होती है कि जो है ब्लैक हेड वाइट हेड बन सकते हैं। तो उससे कैसे निजात हासिल करें, तो उसके लिए हल्का सा स्क्रबिंग करना ज़रूरी है। डेली? नहीं, डेली नहीं, वंस अ वीक आप स्क्रबिंग करें। स्क्रबिंग करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जो आसानी से मिल जाता है हुस्न यूसुफ है। ठीक है, हुस्न यूसुफ जो है इसको आपने क्या करना है, 1 टीस्पून लेना है। और मेरा तरीका ये होता है कि हुस्न यूसुफ को भी आप थोड़ा सा सिलबट्टे पे मज़ीद जो है ना उसको ग्राइंड कर लें, मज़ीद कर लें तो बहुत माइक्रो पार्टिकल्स जी वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपने उसको ग्राइंड करना है। फिर आपने क्या करना है कि आप जो है उस घर से आप जो है ड्राई मिल्क ले सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपने ली और रोज़ वाटर में आपने बना लिया। सही। तो इससे क्या होगा कि मैं इसको इस तरह मतलब आपने रोज़ वाटर में बना लिया इसको, सही है? ठीक। तो ये आपका आप इसको मिक्स कर रही है ना, मैं कॉल जी बिल्कुल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। नुज़हत लाहौर से हमारे साथ, मुझे लग रहा है वही कॉलर नहीं, उन्होंने शेर सुनाया था, पूछ लेते हैं। नुज़हत है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बिल्किस सुन रहे हैं आपकी बात। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, और शो बहुत अच्छा है और मसलों के ऊपर तो हमारे जो लेडीज के मसले हैं ना, जो चेहरे पे कभी कुछ हो जाता है, कभी पिंपल्स हो जाते हैं, उसके लिए आपके टोटके तो बेस्ट हैं। और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे और हमारे लिए आप ढेरों नुस्खे लेके आती हैं। आमीन आमीन। और आपके लिए तो शेर पहले भी था, मैं एक शेर ऑर्डर करती हूँ प्लीज। उस जुल्फ का क्या कहना जो दोष पे तेरे लहराए, सिमटे तो बने नागन, बिखरे तो घटा छाए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। मेरा तुक्का सही लगा किरण आज।
अच्छा कॉल अगर ये हेलो करते हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाती है, तुक्का लगाते हैं वो सही लग जाते हैं। शुएब वाओ, एक और ट्राई करूं आज कॉल की। वी हैव अ कॉलर फ्रॉम कराची। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉल में तुक्के की तरह लगी है शुएब। क्या पूछना चाहेंगी? हेलो मदिहा, आपकी आवाज आ रही है, डॉक्टर बिल्किस सुन रही है, प्लीज। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से जी जी प्लीज प्लीज पूछिए। जैसे तो बता चुकी हैं, बट ये कि मुझे थोड़ी सी और क्लियरेंस चाहिए कि मेरी नोज पर ना ब्लैक हेड्स बहुत हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो ये कि सूरज की रोशनी की वजह से शायद मैं भी, तो इसका एक बताएं प्रॉपर सनब्लॉक के अलावा कि मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। देखिए, बेस्ट तरीका है जायफल जावित्री को पीसकर पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के बाद 1 टीस्पून आपने लेना है जेलेटिन पाउडर और 1 टेबल स्पून पानी। हल्का सा पानी को गर्म करके जेलेटिन पाउडर डालें और उसको चूल्हे से उतार लें। उतारने के बाद आपने पिंच जायफल जावित्री का पाउडर इसमें मिक्स कर लेना है, उसको अच्छी तरह स्टर करें। नीम गरम तकरीबन होगा तो उसको आप नोज़ पे लगा लें। 5 मिनट में सूख जाएगा, पील ऑफ करें तो काफ़ी आपके ब्लैक हेड्स उसके साथ निकल जाएंगे। ब्लैक हेड्स को निकालने के बाद आप रोज़ वाटर का स्प्रे कर लें और ये वाला पील ऑफ मास्क आप हफ्ते में 2 बार कर सकती हैं। और जहाँ मतलब कि एक होता है ब्लैक हेड्स, एक होता है कि ग्रीन कलर का हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, उसका खुदारा खुद करने की कोशिश ना करें, किसी एक्सपर्ट से फिर उसको निकलवाएं, क्योंकि आप अपनी स्किन डैमेज कर सकते हैं। ये कैसे लग रहा होता है? इसको बहुत इजीली निकाल सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, और बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को जो है ट्रॉमा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप अपनी सुपरफिशियल लेयर के साथ नहीं, आप डीप लेयर के साथ, जो डर्मिस के साथ फिर आप खेल रहे होते हैं, फिर वो स्कार जो है वो बहुत बड़ा सा घड़ा जो है वो रह जाता है। ओके, वो फिर नहीं ठीक होता। वो ठीक नहीं होता। दूसरी ये कि वो जो इस तरह की स्किन के बाद ना एक बार स्क्रब किया तो लगा इससे फ़र्क पड़ा है, फिर उसके बाद में हर दूसरे दिन करना शुरू कर दिया, वो भी बहुत डैमेजिंग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने डेड स्किन को निकालना है, बार बार तो नहीं निकाल सकते ना। स्किन की लेयर आपकी है वो 24 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन में निकलती है। अगर आप रोज़ाना स्क्रबिंग करेंगे तो फिर मतलब कि देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देती हूँ। बारिश अगर होती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब ज़्यादा होती है तो बुरी लगती है। ठीक है ना? तो मतलब मैं टोन नहीं करी, लेकिन ज़्यादा बारिश होती है तो बुरी लगती है, यही वाली चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ कि पसीना अगर ज़्यादा आता है तो आप घर से क्या कर सकते हैं, राई दाना जो है उसको पीस कर पाउडर बना लें, 1 टीस्पून रोज़ वाटर में डालकर रख लें। कोशिश कीजिएगा राई दाना इस हिस्से पे नहीं, क्योंकि वैसे ही ड्राई जोन होता है, इधर मतलब पसीना नहीं आता। इसके अलावा आप स्प्रे बनाकर या रुई की मदद से पूरे चेहरे पे लगाएं। आप यकीन करें, इससे पसीने की ज़्यादती रुकती है। और अगर जिनको पसीने में स्मेल और एसिडिक पसीना आता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप यही चीज़ अंडर आर्म्स और एथलीट फीट्स की तरह, अगर आपको पाँव में, हाथ में बहुत पसीना आता है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। आपने क्या करना है, राई दाने को पीस कर 1 टीस्पून और ये इतना 50 ml की बोतल में डाल के रोज़ वाटर के साथ रखते हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, सारे ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मौसम के एतबार से पसीने का आना, इसको रोकना ये डैमेजिंग नहीं होता? नहीं, एसिडिक पसीने को सही करना डैमेजिंग नहीं है। पसीना अगर आता है तो आप ORS का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऑब्वियस, जब हम गर्मी में जाएंगे तो पसीना आएगा, और किसी भी नेचुरल प्रोसेस को रोकना नहीं चाहिए। वो एक लेकिन अगर ज़्यादा बाज़ लोगों को एक्सेसिव होता है उनके कि लिए बैठते ही वो भीग जाते हैं और उनके कपड़े भी फटने लगते हैं, तो फिर उनके साथ क्या होता है कि फिर उनके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं। ज़्यादा पसीना आना बीमारी है? ज़्यादा पसीना आना बीमारी, हर चीज़ की ज़्यादती बीमारी है। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे पास, मिसेस रियाज फ्रॉम हैदराबाद। गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बिल्किस आपको सुन रही हैं, प्लीज पूछिए जो पूछना चाह रही हैं आप। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, मिसेस रेहान। मुझे ये मालूम करना था कि मेरे बेटे के ना दाने से आ जाते हैं चेहरे पे और नेक पे भी ना, क्या कहते हैं, स्किन पे ना उनके ब्लैक डार्क वो पड़ जाते हैं, तो उसका मालूम करना था। और एक और सवाल था किडनी का, कि मुझे किडनी में प्रॉब्लम रहती है अक्सर, तो स्टोन बनते हैं और निकल जाते हैं, तो इसका भी मुझे मालूम करना था। अच्छा देखिए,
किडनी का तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें मुझे याद है, कुछ याद नहीं है। तो मेरे यूट्यूब चैनल है डॉक्टर बिल्कीस शेख, उस पर मैंने तमाम रेमेडीज़ डाली हुई हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। आपके बेटे की कुछ हेल्प तो यहाँ से हो गई। और जिनको बहुत ज़्यादा दानों की शिकायत होती है गर्मी के मौसम में, तो एक चीज़ आपकी मदद कर सकती है, शरबत बजूरी। वो किडनी को भी डिटॉक्स करती है। तो उसका तरीका मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 2 चम्मच आप ले लें, 1.5 लीटर पानी ले लें। तो ये आपका क्या हो गया कि आपने 2 चम्मच शरबत बजूरी 1.5 लीटर पानी में डाला, पूरा दिन उसको पीते रहें, तो इससे किडनी भी डिटॉक्स हो जाएगा और आपके बहुत सारे गर्मियों के मसाइल को हल करने में सिंगल रेमेडी के तौर पे आपकी मदद होगी। ये जनरली सबको करना चाहिए गर्मियों में? जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी, पिंपल, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, एक्सेसिव पसीना आने की शिकायत है, वो सब कर सकते हैं। अमा सिवाय जिनको अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है या किडनी के कुछ ऐसे मसाइल है, जैसे वो डायलिसिस पे है, कुछ है डायबिटीज़ वाले भी एक शुगर फ्री अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई वो नहीं बताया। आपकी रेमेडी मुकम्मल हो गई थी? जी बिल्कुल हो गई। ओके। अच्छा, मुझे एक बात और बता दें, गर्मियों में ये कहा जाता है कि अगर वैसे भी आप घर में आए हैं धूप से, तो रोज़ वाटर छिड़क लें या फिर नारियल का पानी छिड़क लें, ये दोनों एक जैसा काम करते हैं? नहीं, नारियल का पानी मेरे हिसाब से जिनको अभी ब्राइडल सीज़न आ रहा है, तो जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, तो वो क्या करें कि नारियल के पानी के क्यूब्स बना के रख लें। क्या फ़ायदा होगा? उससे क्या होगा कि पसीने को रोकेगा, पोर्स को मिनिमाइज करेगा और चेहरे पे ग्लो लाएगा। यानी क्यूब निकाला ऐसे लगा लिया? हाँ, आइसिंग कर लिए, लेकिन वो नारियल के पानी की। नारियल के पानी तो उसको आपने आइसिंग कर लिया, तो उससे 2 से 3 घंटे के लिए आपका जो बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो रुक जाएगा और मेकअप स्टे हो जाएगा। एज अ प्राइमर कहते क्या कहते हैं, हाँ, वो मेकअप फिक्सर कह लें। मैं कहा वही उसी का काम करेगा। एक और कॉलर है सबा फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं सबा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर बिल्कीस से बात करा रहे हैं। प्लीज बात हो रही है आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम सलाम, कैसी है डॉक्टर बिल्कीस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है कि मैंने कोई चीज खा ली है या मुंह पे लगा ली है, ये याद नहीं आ रहा। उससे ये हुआ है कि मेरा मुंह ना अंदर से सारा मुंह पक गया है और मेरी स्किन पे ना रैशेस पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा ना वो रैशेस पड़ गए हैं और उससे मुंह पे इतनी खुजली होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं ये समझती हूँ कि मुझे जिगर में ना गर्मी हो गई है। अब मैं ना शरबत बजूरी मोतदिल हमदर्द वालों को लेके आई थी, वो सुबह मैंने निहार मुंह 1 गिलास पानी में 4 चमचे डाल के मैंने पिया। 4 चमचे? उसमें लिखा हुआ यही था कि 4 चमचे बड़ी डाल के पिए और गाँव ज़बान के साथ। मैंने खाली पानी में डाल के पिया, लेकिन आप मुझे प्लीज सही तरीका बताएं, क्योंकि ना मुझे लगता है मेरे जिगर में गर्मी हो गई और मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं अब ऑफिस नहीं जा सक रही हूँ। अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये कि आप असल में इतनी ब्यूटीफुल है, मैं आपसे इस्लामाबाद में मिली हूँ, आप इतनी खूबसूरत हैं कि टीवी जो है ना आपको 1% भी नहीं दिखाता। मैं आपसे मिली हूँ जब आप आई थी, आप इतनी गुड लुकिंग है कि आपको कोई मैच है, लेकिन टीवी आपको 1% भी नहीं दिखाता। ठीक है? So cute जी। Thank you। मैं फोन रखती हूँ, प्लीज आप मुझे बताइएगा। ठीक है जी ठीक है। अब तो बताना पड़ेगा। लाज़मी बात है। अच्छा, आपने क्या करना है, बही दाना लेना है 1 चम्मच, उसको 1 कप पानी में डालकर रात को सोख कर लें, उसका इस्तेमाल करें। और खुबानी 3 खुबानी रात को भिगोएं और या 7-8 खुबानी जो है पानी में डाल दें और उसमें तुख मलंगा 1 चम्मच डाल के पूरा दिन पीजिए। और कैलेंडुला क्यू होम्योपैथिक की मेडिसिन है, आराम से मिल जाती है, उसके गागल्स करें। या जो आप गाँव ज़बान खा रही, मतलब कि जो उसका वो खा रही है माजून वगैरह, तो गाँव ज़बान मिल भी जाता है। गाँव ज़बान को तवे पर जलाकर पीस कर पाउडर बनाकर जो उसकी राख है वो आप अगर मुंह में लगाएंगी उससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा खोपरा भी बहुत अच्छा होता है, कोकोनट, वो लगाने से भी आपको फ़र्क पड़ेगा। और धनिया जो होता है, साबुत धनिया, उसके भी गागल्स कर लें और उसको भी खा लें, तो उससे भी मैदे की और जिगर की गर्मी जो है वो सही हो जाएगी। इतनी तारीफ के बाद इतने डॉक्टर तो बनते थे, डॉक्टर बिल्कीस इतने तो बनते थे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच। वक्त हो गया ख़त्म, हो गया आपसे मुलाकात कल। रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।